डार्क सीजन 3 एपिसोड 1, जिसकी शुरुआत में हम 3 अलग अलग लोगों को देख पाते हैं, एक बूढ़ा, जवान और एक बच्चा। इन तीनों के ही चेहरों पर होठ पर एक निशान लगा हुआ था, जो कि साफ तौर पर इंडिकेट करती है कि ये एक ही पर्सन का फ्यूचर और पास्ट वाला वर्जन है। और इस वक्त ये लोग एडम के पुराने अड्डे पर आकर उसे पूरी तरीके से जलाकर राख कर देते हैं। और जैसा कि सीजन 1 और 2 में हमने देखा था कि सिगमुंडुस क्रीटुस एस्ट के अंदर जाने पर या तो 33 साल आप आगे पहुंच सकते हैं या फिर 33 साल आप पीछे पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों की ही एजेस को देख करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनमें 33 साल का गैप होगा। जिसके बाद डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है 2020 में, उस कयामत के दिन पर, जहां पर उस रेडियो एक्टिव फैक्ट्री के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होने वाला था और सब कुछ यानी कि विंडन शहर के साथ यहाँ के मौजूदा परिवार भी खत्म होने वाले थे। अब लास्ट एपिसोड यानी कि सीजन 2 के फिनाले में हमने देखा था जोनस के सामने जो उसकी एक्चुअल मार्था थी वो तो एडम के थ्रू मारी गई थी, लेकिन तभी वहां पर ऑल्टरनेट वर्ल्ड से यानी कि मार्था के वर्ल्ड से एक अलग मार्था जन्म लेकर आ चुकी थी, जिसके पास में टाइम को पोर्ट करने का एक अलग डिवाइस भी था, जैसे कि वो जोनस के सामने ओपन करती है। और इस मशीन का यूज कर लेने के बाद में ये दोनों ही जोनस के वर्ल्ड से सीधा मार्था के वर्ल्ड में आ चुके होते हैं और ये इस वक्त एक केव में होते हैं, यानी कि ये वही विंडन केव थी। यहाँ पर मार्था उसे बताती है वो आज ही का दिन है जहाँ पर सब कुछ यानी कि सारे किए धरे कांड की शुरुआत हुई थी। यही वो पहला दिन था जहाँ पर हम मिले थे। तुम्हारे वर्ल्ड में तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, मगर मेरी वर्ल्ड में मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और फिर वहां से वो अपनी टाइम मशीन लेकर के गायब हो जाती है। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो जोनस ने यहाँ पर टाइम और डायमेंशन दोनों में ट्रेवल करके मार्था के वर्ल्ड में एंट्री कर दी थी। और आज वक्त था 4 नवंबर 2019, यानी कि वही टाइमलाइन, वही एरा जहाँ पर सीजन 1 का एपिसोड 1 स्टार्ट हुआ था। और यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ने पर हम व्यूअर्स को मालूम चलता है कि इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है, यानी कि बाकी के जो चारों परिवार थे यानी कि डॉपलर, नील्सन, खानवाल्ड और टाइडमैन, इन सभी के अंदर पर्सन्स के अंदर चेंज आ चुके हैं। जैसे कि नील्सन परिवार में हमें उल्रिक नील्सन नहीं दिखाई पड़ता, और अब जब परिवारों के पर्सन चेंज हो चुके हैं तो इनके घर भी चेंज हो चुके होते हैं। नील्सन परिवार इस वक्त खानवाल्ड फैमिली के घर में रह रहा होता है और अब यहीं से ही सारी चीजें बदलना शुरू होती जाएंगी। मैं हर एक छोटी से छोटी चीज को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जैसा कि ये सीरीज मैंने आज से 4 महीने पहले उठाई थी, तो इसे खत्म करते करते हो सकता है कि टाइम गैप की वजह से कुछ नाम भूल जाऊं, तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बेसिकली इस खानवाल्ड घर के अंदर जिस तरीके से जोनस उठा करता था वैसे ही मार्था उठती है और उसकी लाइफ ऐसा लग रहा था मानो कि वो जोनस की लाइफ जी रही हो। नीचे आने के बाद वो अपने फैमिली मेंबर्स से मिलती है। वहीं पर हम मैग्नस और फ्रांसिस्का को इंटीमेट होते हुए देख पाते हैं। मतलब काइंड ऑफ ये सीजन 1 जैसे ही बिल्कुल चीजें रिपीट हो रही थी, जहां पर हमने शुरुआत में उल्रिक और हाना को साथ में इंटीमेट होते हुए देखा था। जिसके बाद स्कूल जाने का टाइम हो चुका था तो सभी रेडी होकर के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हाना पर, जहां हम देख पाते हैं कि इस वक्त उल्रिक और हाना एक साथ रहते हैं और हाना इस वक्त प्रेग्नेंट है। और पिछले फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में जिस तरीके से कैटरीना को उल्रिक के लिए ऑब्सेशन था या फिर कहें कि उसकी पॉसेसिवनेस जाग जाती थी, तो वैसे ही हाना की इस सीजन में जागेगी। हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो औरतों की वो वाली आदत कि कहीं उनका आदमी दूसरी जगह मुंह तो नहीं मार रहा। वहीं सीन शिफ्ट होता है मार्था की तरफ, जिसने इस बार येलो कलर की ड्रेस पहन करके स्कूल जाने का रास्ता जंगल से लिया होता है। तो ये भी फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड की तरह जोनस को दिखाया गया है कि वो भी इसी येलो कलर की ही ड्रेस में इसी रास्ते से स्कूल की तरफ जा रहा था, जिसके बाद में हमें स्कूल दिखाया जाता है। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। फर्स्ट और सेकंड सीजन में जो भी चीजें हमें हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में दिख रही थी, अब वो सारी चीजें राइट साइड में दिखेगी, यानी कि सारी की सारी जो सीक्वेंसेस है, जितने भी घर वगैरह हैं, जितने भी एंगल्स लिए गए हैं, वो फ्लिप हो चुके हैं। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से जाकर के मिलती है। यहाँ पर हमें मार्था का एक नया ही बॉयफ्रेंड दिखाई पड़ता है, खैर नाम मैं भूल चुका हूँ, तो जिसको भी याद हो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब यहाँ पर वही सीजन 1 के एपिसोड 1 वाले सीन रिपीट होते जाते हैं, यानी कि विंडन शहर में एरिक ओबनडॉर्फ नाम का एक लड़का गायब हो चुका है और यही बात पूरे की पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि इस लड़के को ढूंढा कैसे जाए। जिसके बाद सीन हेल्गाई डॉपलर पर शिफ्ट होता है। पिछले वाले सीजन के अंदर हमने देखा था कि उसका कान छिदा हुआ था, यानी कि कान पूरी तरीके से फटा हुआ था, मगर इस वाले सीजन में उसकी आंख फटी हुई है, यानी किसी रीजन के चलते उल्रिक ने उसके कान की जगह आंख पर वार किया होगा। यहाँ हमें जोनस भी दिखाया जाता है जो कि अपने खानवाल्ड फैमिली वाले यानी कि पुराने घर में एंट्री करता है, लेकिन उसे सब कुछ अलग दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अब नील्सन फैमिली रह रही थी और नील्सन परिवार में से उल्रिक नील्सन जो कि इनका हेड हुआ करता था, अब वो इनके साथ नहीं रहता। और जोनस को ये चीजें देख करके बड़ी हैरानी होती है कि जिस घर में वो रहता था, जिस कमरे के अंदर वो सोया करता था, आज वही चीजें सब कुछ मार्था की हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि वॉलर की आंख मतलब सीजन 1 और 2 में फूटी हुई थी, मगर इस वाले सीजन 3 में उसका हाथ कटा हुआ है। और यहाँ पुलिस स्टेशन में
वही बातचीत हो रही है। विंडन शहर में से एक लड़का गायब हो चुका है, एरिक ओबेनडॉर्फ, जो कि विंडन केव के पास से ही गायब हुआ है, तो हम सभी को उसे मिलकर के ढूंढना है। एंड देन सीन घर पर शिफ्ट होता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि हैना को अपने पति उल्रिक के कपड़ों में से एक बाल मिलता है। पिछले वाले सीजन में कैटरीना को उल्रिक के कपड़ों में से हैना का बाल मिला था और इस बार हैना को उल्रिक के कपड़ों में से कैटरीना का बाल मिलता है। वही सीन स्कूल में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम बारतोश को भी देख पाते हैं, जो कि क्वांटम थ्योरी पर अपने कुछ व्यूज रख रहा होता है। इसी बीच जोनस जब क्लास में पहुंचता है तो हर कोई उसे घूर करके देख रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो कि वो इस स्कूल का ही नहीं हो। और यहाँ हम उसके गले पर वो निशान, यानी कि रस्सी से जो बंधा हुआ निशान था, वो साफ तौर पर देख पाते हैं, यानी कि यही वाला जोनस फ्यूचर में चल करके यंग जोनस बनेगा, जो कि टाइम ट्रेवल करके अपने पुराने वाले पास्ट को विंडन केव का रास्ता बताएगा। अब यहाँ वो मार्था को देखता है। अब मार्था उसे अनजान की तरह देखती है, ऐसा लग रहा था कि मानो मार्था कभी उससे मिली ही नहीं। वहीं सीन स्कूल में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हैना की मुलाकात कैटरीना से होती है और ये दोनों पिछले वाले सीजन में भी लड़ा करती थी और इस वाले सीजन में भी लड़ती रहती है कि तुमने जो है उल्रिक को मुझसे छीन लिया और याद रखना अगर अगली बार उसके करीब भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर इन दोनों को ही क्या पता था कि कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मीनवाइल हम जोनस को देख पाते हैं, जो कि आकर मार्था से बात करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानती नहीं हो, जहाँ पर मार्था उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये जोनस का वर्ल्ड नहीं था, मार्था का वर्ल्ड था और मार्था के वर्ल्ड में जोनस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब यहाँ पर जोनस अपने क्लास टीचर से मिलने के लिए भी पहुंचता है, मगर वहां पर भी उसे अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जाते वक्त वो गलती से हाना से टकरा भी जाता है, जो कि इवेंचुअली फर्स्ट और सेकंड सीजन में उसकी मॉम थी। मगर जैसा कि हाना मार्था के यूनिवर्स में मिकेल से यानी कि माइकल से मिली ही नहीं, तो उनका बेटा जोनस पैदा हुआ ही नहीं, इसलिए वो जोनस को पहचान नहीं पाती। और यहाँ पुलिस स्टेशन में हमें मालूम चलता है कि उल्रिक का तो शार्लेट डॉपलर के साथ में चक्कर चल रहा है और जो बाल हैना को मिला था वो कैटरीना का नहीं शार्लेट का था। और ऑफिस में इनको लुप्पा छुपी करते हुए वॉलर देख लेता है। अब यहाँ कहानी में 2-3 सीन्स एक साथ पैरेलल चलते जाएंगे, तो वो मैं आपको एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 पर हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर इनका एक फेयरवेल फंक्शन चल रहा था, जहाँ पर मार्था ने ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस, इसी के साथ साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को दर्शाने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्किट प्ले किया होता है, जिसे जोनस दूर खड़ा होकर के देख रहा था और मनी मनी सोच रहा था कि ये सारी चीजें तो पहले भी हुई है, मगर उस वक्त मैं था उसके साथ, आज कोई और ही है। दूसरे सीन में हम फ्रांसिस्का और मैग्नस को देख पाते हैं, जो कि अपनी लुप्पा छुपी के लिए एक अलग जगह को एक्सप्लोर करते करते सीधा कहाँ पहुंचते हैं, उसी बंकर में पहुंचते हैं जहां पर आज तक बहुत सारे कांड हुए हैं और यहाँ पर इनका मामला चालू हो जाता है। वहीं तीसरे पैरेलल सीन में हम देख पाते हैं एलिजाबेथ डॉपलर को, जो कि सीजन 1 और 2 के अंदर गूंगी थी, मतलब कि बोल नहीं सकती थी, और वो यहाँ पर अपने दादा के पास आई थी, हेलगाय के पास में, और दादाजी का वही कहना था कि इट गोना हैपन अगेन, यानी कि वो सब कुछ फिर से दोबारा होने वाला है। जिसके बाद हम जोनस को देख पाते हैं, जो कि ग्रेवयार्ड में खड़ा था, यानी कि कब्रिस्तान में, और देखना चाहता था कि आखिर कौन कौन इस वाले वर्ल्ड के अंदर मारा जा चुका है, जिसकी वजह से अगली टाइमलाइन क्रिएट नहीं हुई है। तो यहाँ पर उसे रेजिना टाइडमैन का नाम दिखाई पड़ता है। तो बेसिकली रेजिना वो शख्स थी जो कि क्लॉडिया की बेटी थी, जिसने आगे चल करके अलेक्जेंडर टाइडमैन के साथ में शादी करी थी और बारतोश पैदा हुआ था, मगर इस वर्ल्ड की शुरुआत से ही उसे मरा हुआ दिखाया गया है। वहीं पर हम उन तीनों अननोन पर्संस को देख पाते हैं, जो कि डॉपलर परिवार के घर में घुस करके बर्न डॉपलर, जो कि पहले भी सीजन में लंगड़े ही थे, इस वाले सीजन में भी लंगड़े ही हैं, यहाँ पर आकर के उसे जान से मार डालते हैं। अच्छा, अब इनके जान से मारने का हथियार भी बड़ा यूनिक है। इनके पास में एक रस्सी टाइप सी होती है, लोहे की रस्सी मान सकते हैं इसे, जिससे कि वो गला घोट करके सामने वाले को जान से मार दिया करते थे और मारने से पहले ये तीनों ट्रायंगल में खड़े हो जाया करते थे, जैसे कि मानो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों एक साथ किसी एक शख्स पर हावी हो चुके हों। तो ऐसा ही कुछ थीम भी रखी गई है और ये किलिंग स्टाइल भी बड़ा यूनिक था। जिसके बाद वही कुछ सेम चीजें होती है जो कि सीजन 1 के एपिसोड 1 में भी होती है। तो बेसिकली जिस तरीके से अलेक्जेंडर टाइडमैन ओबेनडॉर्फ परिवार के मेन मुखिया के पास पहुंचकर अपना एक आखिरी काम उससे करवाने के लिए कहता है, ये वही काम था जहां पर सारे रेडियो एक्टिव ड्रम्स को उस केव से निकाल करके फैक्ट्री में सीमेंटेड करवाना था। तो वही वाली बातचीत यहाँ पर भी दिखाई जाती है। और जिस तरीके से एपिसोड 1 के अंदर ये सारे बच्चे मिलकर के ओबेनडॉर्फ का जो खुफिया खजाना था, यानी कि ड्रग्स, गोलियां, स्मगलिंग, LSD, छोटे मोटे पैसे, ये सब कुछ जहां पर उसने केव के पास छिपा रखे थे, तो ये सभी बॉयज एंड गर्ल्स मिलकर के जंगल में जाते हैं उसका वो माल लूटने के लिए। तो यहाँ पर जोनस भी आ जाता है और अगेन मार्था से मिलता है और उनकी वही पुरानी लाइन इट्स लाइक डेजा वू, यानी कि हम पहले भी मिल चुके हैं वाली लाइन मार्था को बताता है। तो ये सब लोग अब निकल पड़ते हैं ओबेनडॉर्फ का माल लूटने के लिए। अब यहाँ पर इन्हें माल तो मिलता नहीं है और वही पुरानी वाली आवाजें जो कि एपिसोड 1 में भी आई थी कि केव्स में से जैसे कोई मानो चिल्ला रहा हो, धरती हिल रही हो, तो ये सब लोग वहां से भाग जाने का डिसाइड करते हैं। मगर इस बार जोनस की जगह मार्था होती है और मार्था को अपने पिता की जगह
एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि ब्लैक टार के अंदर घिरी हुई होती है और वो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। ये सारी चीजें देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इवेंचुअली यही वो कड़ी थी जहां से मिकेल गुम हुआ था। मिकेल के गुम हो जाने की वजह से माइकल बना, माइकल की वजह से जोनस आया। तो अब जब मिकेल यहाँ पर था ही नहीं, अपने घर पर सो रहा था, तो इस वजह से ये मार्था का वर्ल्ड बन गया। तो आई होप कि यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ एपिसोड की एंडिंग में दो अलग अलग पड़ाव आ जाते हैं, जैसे कि यंग जोनस के पास में मार्था का ओल्डेस्ट वर्जन आकर के मिलता है, जिसे कि इस सीजन में ईव भी कहा गया है। और वो आकर जोनस को बताती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर दो, जिस तरीके से तुम्हारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ है ये भी होकर के ही रहेगा और अगेन ये सारी चीजें रिपीटिवली होगी। मगर जोनस ऐसा होने देने से मना कर देता है। वहीं पर हम एडल्ट जोनस को देख पाते हैं जो कि इस वक्त 80s की टाइमलाइन में फंसा हुआ था और वहीं से ही अपना सब कुछ मशीन वगैरह बना रहा था, टाइम मशीन बना करके, ताकि वो 2019 में आ पाए। लेकिन यहाँ पर उससे मुलाकात करने के लिए ऑल्ट यूनिवर्स से ऑल्ट मार्था आ गया मिलने के लिए। मतलब अब यहाँ पर कहें तो कहानी का एक लूप होल है। जिस तरीके से जोनस को मालूम था कि टाइम मशीन बना देने पर वो वापस से अपनी टाइमलाइन में जा पाएगा अपनी वाली मार्था से मिलने के लिए, लेकिन ऑल्ट यूनिवर्स की मार्था अगर यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई है तो वो उसे कैसे जान पाया है, या फिर मार्था उसके यूनिवर्स में कैसे उसे पहचान पा रही है, क्योंकि इन दोनों का ही वर्ल्ड अलग है। तो इसकी गुत्थी भी मैं आगे आपको सुलझा करके बताऊंगा, इसे पूरी डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीजें किस तरीके से कैसी होती जा रही है। और एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और हाँ, एक दो बातें मेरे दिल में भी है, तो इसे मैंने जानबूझकर डिलीट किया। करीबन 4 महीनों का गैप मैंने इसीलिए रखा ताकि मैं ये देख सकूं कि जो लोग भी इस सीरीज के लिए तड़प रहे हैं, जिनको भी कहीं एपिसोड्स वगैरह मिल नहीं रहे हैं, तो क्या उन्हीं में से कोई साहसी योद्धा अपने आप को यूट्यूबर बनाने की सोचता है या नहीं सोचता है। तो बात है आज से 5 साल पुरानी, जब हैरी पॉटर की सीरीज की कुछ मूवीज मुझे मिल नहीं रही थी। तब मैंने खुद ने ही डिसाइड कर लिया कि अगर कोई इसे एक्सप्लेन कर नहीं रहा है, मैं लोगों को मैसेज कर करके थक चुका हूँ, तो क्यों ना मैं ही इसे एक्सप्लेन करके स्टार्ट कर दूं ताकि मेरी तरह और लोगों की हेल्प हो सके। लेकिन पिछले 5 महीनों में मैंने देखा कि मेरी तरह कोई योद्धा पैदा ही नहीं हुआ जिसने डार्क के सीजन 3 को एक्सप्लेन करके उन सभी लोगों की दुविधा दूर करने की कोशिश करी हो जो कि सीजन 3 देखना चाहते थे। तो बड़े शर्म की बात है। खैर, हर किसी को अपने आप से कंपेयर करना अच्छी बात नहीं होती है। तो चलो, तुम लोगों के लिए मैं बैठा हूँ, आगे सीजन के आगे एपिसोड्स आते रहेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम लोग डिमांड तो इतनी करते हो, मगर इस पर 2000 से ज्यादा व्यूज आने की नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूज को रख करके साइड में मैं जो अपनी पुरानी लीग्स फॉलो करता आया हूँ कि चाहे व्यूज आए ना आए, लेकिन जो स्टार्ट किया है उसे एंड जरूर करेंगे। तो वही वाली बातचीत यहाँ पर भी होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। डार्क सीजन 3 एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत में ही हमें मार्था और जोनस का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। ये वैसे ही कंटिन्यूटी है जैसे कि हमने सीजन 1 एंड सीजन 2 में देखी थी। फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जिस मार्था ने 1888 में ट्रैवल किया था, वही मार्था ये वाला सपना देख रही थी। जब वो नींद से उठती है तो अपने सामने स्ट्रेंजर जोनस को देख पाती है। अब यहाँ पर जो जोनस है, इन्हें मैं नाम अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। बच्चा वाला उसे यंग जोनस, जो थोड़ा जवान है उसे स्ट्रेंजर जोनस, और जो बूढ़ा है इवेंचुअली उसका नाम तो एडम ही है। एंड सेम गोज विथ मार्था, यानी कि यंग मार्था, स्ट्रेंजर मार्था, और फिर बूढ़ी वाली ईव या फिर एवा भी कह सकते हैं। इस वक्त जोनस मार्था को एक एनवलप देने के लिए आया था। इस एनवलप पर नाम लिखा था जोनस। जिसके बाद मार्था अपने कपड़े चेंज करके इन्हीं की वर्कशॉप में आती है, जहाँ पर वो अपने सामने मैग्नस, बार्थोश, फ्रांसिस्का और जोनस को देख पाती है। यहाँ पर मैग्नस अपनी बहन मार्था को देख करके बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो उसकी बहन है। वेल, सीजन 2 की एंडिंग में हमने देखा था कि जब जोनस का वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला था, उससे कुछ ही मिनटों पहले ये लोग एक टाइम पोर्टल की मदद से टाइम ट्रेवल कर चुके थे। और मैग्नस को ये लग रहा था कि डिस्ट्रॉयशन के टाइम पे, यानी कि जब विंडन सिटी खत्म हुई थी, तब उसमें उसकी बहन भी मारी गई। मगर जब मैग्नस को ये पता चलता है कि उसके वर्ल्ड की मार्था नहीं, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर मार्था बताती है कि जब मेरे वर्ल्ड के अंदर अपोकलिप्स आया था, तब तुम तीनों में से ही कोई भी नहीं बचा था। जिसके बाद मार्था बताती है कि मैं यहाँ आपके वर्ल्ड में इसीलिए आई हूँ ताकि आप लोगों को बचाकर अपने वर्ल्ड में ले जा सकूं। पर शायद स्ट्रेंजर जोनस को उस पर शक होता है, क्योंकि वो उसे शक की निगाहों से देख रहा था। जिसके बाद टाइम दिखाया जाता है 22 सितंबर 1987। अब यहाँ से पूरी कहानी जोनस वाले वर्ल्ड की ही कंटिन्यू होगी। इस वक्त खानवाल्ड फैमिली के घर में कैटरीना नील्सन नींद से उठती है। अब अगर आपको याद नहीं हो तो बता दूं कि अपोकलिप्स के टाइम पर कैटरीना के पास भी टाइम मशीन थी, जिसकी वजह से उसने टाइम में बैक ट्रेवल किया था। मतलब कि 2019 से वो सीधा 1987 में आ चुकी थी। अब बेसिकली ये घर तो हैना और मिकेल का था, मगर इस वक्त वो छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए हुए थे, तो उनका ये घर खाली था और यहीं पर कैटरीना ने कुछ दिनों के लिए अपना डेरा डाल लिया। उसका मिशन था कैसे भी करके अपने बेटे मिकेल को ढूंढना, और जैसा कि उसका पति उल्रिक नील्सन भी गायब हो चुका था, तो उसका मोटिव ये भी था कि कैसे भी करके अपने पति को भी ढूंढ ले। अभी 1987 वो वक्त था जहां पर बच्चों के गायब होने की
अफवाह उड़ चुकी थी, जिनमें से मैड नीलसन भी एक था, यानी कि उल्रिक का भाई। इस वक्त उसकी ग्रेव खाली थी, सिर्फ उस पर फूल रखे हुए थे, वो भी याद में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सीजन 1 और 2 के अंदर हमेशा से ही मैड नीलसन को कभी दिखाया ही नहीं गया, सिर्फ ये बताया गया कि वो गायब हो चुका था। वो तो सीजन 2 की एंडिंग में मालूम चला कि वो 1953 की टाइमलाइन में पुलिस इंस्पेक्टर टाइडमैन को मिला था। जिसके बाद में हमें मैड्स के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम जैना काफी ज्यादा हैरान परेशान दिखाई पड़ती है और इसी के साथ वो अपने हस्बैंड पर उसे चीट करने का इल्जाम लगाती है, यानी कि ट्रॉन्टे पर। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि इस वक्त ट्रॉन्टे और क्लॉडिया का चक्कर चल रहा था। देन सीन शिफ्ट होता है 22 सितंबर 2020, यानी कि कयामत के कुछ दिनों बाद का सीन। यहाँ पर हम तबाह हुए पुलिस स्टेशन को देख पाते हैं, जिसके अंदर हमें रेजिना दिखाई पड़ती है, जिसकी हालत कैंसर के चलते बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और यहाँ पर रेजिना टाइडमैन पास्ट में ट्रैवल करके आती है उसका ख्याल रखने के लिए, उसे कुछ दवाइयां भी देती है। अब इसी टाइमलाइन के अंदर हम पीटर और उसकी बेटी एलिजाबेथ को देख पाते हैं। ये अपोकलिप्स के बाद का टाइम था, जहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा विंडन शहर खत्म हो चुका था। इस वक्त ये लोग एक कैरीवैन में रह रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि जहाँ पर मिलिट्री बेस कैंप है वहां पर जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाई जाए कि क्या अभी भी विंडन शहर के कुछ लोग जिंदा है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है 1888 का, जहाँ पर मार्था इन सभी को अपने वर्ल्ड के बारे में बता रही थी। स्ट्रेंजर जोनस को उसकी ये सारी बातें झूठ लग रही थी। वो उस पर शक करता है और आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एडम ने भेजा है, मगर तभी इस वक्त यहाँ पर एक अंधा शख्स पहुंच जाता है। हालांकि आंखों से देख ना पाने के बावजूद भी वो अंधा शख्स वहाँ पर सेंस कर लेता है कि कोई तो नया इंसान यहाँ पर मौजूद है जो कि इस टाइमलाइन का नहीं है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है 1987 में, यानी कि ऑलमोस्ट वही 100 साल बाद का समय। इस वक्त कैटरीना पहुंच चुकी होती है स्कूल में अपने बच्चे मिकाएल को ढूंढने के लिए, जहाँ पर इवेंचुअली उसकी मुलाकात उसी के पति उल्रिक नीलसन, उसके खुद का पास्ट कैटरीना और अपनी पड़ोसन हैना दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर वो मिकाएल के मिसिंग पोस्टर्स बांट देती है, मगर किसी को भी इस वक्त मिकाएल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो टाइमलाइन थी जब तक मिकाएल स्कूल के अंदर एंट्री नहीं किया था। मगर थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद में उसे मालूम चलता है कि कुछ ही दिनों पहले एक मेंटल असाइलम से एक आदमी भागा था जिसने एक बच्चे को चुराने की कोशिश करी थी। क्या पता हो सकता है कि वो मिकाएल हो। वहीं 1987 में हमें ट्रॉन्टे दिखाया जाता है, जो कि क्लॉडिया के असिस्टेंट से बात कर रहा था और पूछ रहा था कि क्लॉडिया है कहाँ पर, मगर असिस्टेंट उसे मना कर देती है और बोलती है कि प्लीज अब आप और यहाँ पर मत आइएगा। जिसके बाद में सीन अगेन 2020 में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम पीटर को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त मिलिट्री बेस कैंप में था और अपने सामने ढेर सारी लाशों के पोस्टर्स को, यानी कि फोटोज को देख पाता है। लेकिन इन फोटोज में फ्रांसिस्का और शार्लेट की फोटो नहीं थी, यानी कि उसकी बेटी और वाइफ, जिससे पीटर को विश्वास होता है कि वो दोनों जिंदा तो हैं, मगर है कहाँ, इसके बारे में उसे खोजबीन करनी बाकी है। अगेन सीन 1987 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर कैटरीना पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी उस भागे हुए कैदी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जहाँ पर पुलिस वाला बताता है कि इस वक्त वो एक मेंटल असाइलम में है। अगेन 2020 का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम क्लॉडिया को देख पाते हैं, जो कि अपनी टूटी हुई टाइम मशीन को ठीक करने की कोशिश करती है। ये वही टाइम मशीन है जो कि H.G. तन्हाउस ने बनाई थी। और आप लोगों को एक फन फैक्ट बता दूं कि वो जो अंधा शख्स था वो बेसिकली तन्हाउस ही था, और उसी के आगे चलकर की पीढ़ी में H.G. तन्हाउस करके आया था जिसने इस टाइम मशीन को बनाया था। यानी कि ये जो तन्हाउस फैमिली है, इसे तन्हाउस भी कह सकते हैं, टनहाउस भी कह सकते हैं। इन्हीं लोगों ने टाइम मशीन को बना करके एक तरीके से इस डार्क सीरीज को एग्जिस्टेंस में लाया है। यहाँ पर जो क्लॉडिया है वो अपनी रिसर्च के साथ साथ में सारी चीजों को रिकॉर्ड भी कर रही है, जिसे कि अब 2052 में यंग जोनस जाकर के सुनेगा। और यही चीजें हमें सीजन 2 की शुरुआत में भी दिखाई गई थी। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, यहाँ पर हम पीटर और एलिजाबेथ को देख पाते हैं, जो कि छानबीन करते हुए खानवाल्ड फैमिली के घर पर पहुंचते हैं। अब यहाँ एलिजाबेथ को नीचे ही छोड़ करके पीटर अपस्टेयर चला जाता है कुछ ढूंढने के लिए, कि तभी यहाँ पर नोवा की एंट्री होती है। एलिजाबेथ काफी ज्यादा डर जाती है। नोवा पूछता है कि मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आया हूँ, क्या तुम्हारे पास खाना है? इसी वक्त यहाँ पर पीटर भी आ जाता है और पूछता है कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? यहाँ पर नोवा अपना नाम नोवा बताता है और बोलता है कि मैं होमलेस हूँ, फिलहाल के लिए तो कुछ दिनों तक अभी विंडन केव्स में ही रह रहा हूँ, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बेटी की परवरिश मैं ही करूंगा। इस बात को सुनकर के पीटर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद नोवा वहां से चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है 1888 में। यहाँ पर हम मार्था को देख पाते हैं और अपने कुछ पुराने ख्यालों के बारे में सोच रही थी कि तभी वहां पर बारतोश पहुंच जाता है। वो आकर के मार्था को ये भी बोलता है कि आजकल जोनस का बर्ताव कुछ बदल सा गया है, पहले वो ऐसा नहीं था, मगर न जाने अब क्यों चेंज हो चुका है। जहाँ पर मार्था बारतोश को उस अंधे इंसान के बारे में पूछती है कि वो कौन है, जिस पर बारतोश कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद में ये लोग एडम के ही पुराने सीक्रेट हाइडआउट पर पहुंच जाते हैं। वहीं वर्कशॉप में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही अंधा शख्स जोनस को ये बताता है कि हम दोनों मिलकर के कुछ नया, एक बढ़िया पैराडाइज बनाएंगे जो हमारी जिंदगी के लिए बेहतरीन होगा। और उसके हाथ में जो छड़ी थी उसी पर लिखा था सिगमुंडस क्रिएटुस
एस्ट, यानी कि ये वही फर्स्ट वोयाजर्स हैं, यानी कि वही पहले के यात्री जिन्होंने टाइम ट्रेवल किया था। जिसके बाद सीन अगेन 1987 में शिफ्ट होता है। यहाँ पर कैटरीना मेंटल असाइलम में जाकर के वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से मुलाकात करती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इवेंचुअली उसी की ही मदर थी। इनका नाम होता है हेलेना एल्बर्ट्स और उन्होंने गले में एक लॉकेट पहन रखा था। ये लॉकेट हमने सीजन 1 एंड सीजन 2 में कई बार देखा है। इससे रिलेटेड आगे भी काफी सारी थ्योरीज आएगी, तो इस लॉकेट को याद रखिएगा। कैटरीना का कहना था कि मुझे उस भागे हुए कैदी से मिलना है जो कि कुछ दिनों पहले एक बच्चे को लेकर के भागा था। हालांकि हेलेना उसे ऐसा करने से मना कर देती है, मतलब कि मिलने नहीं देती। मगर जब कैटरीना बताती है कि वो उल्रिक की बीवी है तो हेलेना को इस पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि देखा जाए तो उल्रिक बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और कैटरीना अभी भी जवान थी। खैर काफी समझाने पर वो मान जाती है। जिसके बाद फाइनली कैटरीना अपने पति उल्रिक से मिल पाती है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। यहाँ पर उल्रिक अपनी वाइफ को देख करके बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे तो यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद तक खो दी थी। मगर कैटरीना उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसे यहाँ से ले जाएगी, वो भी सही टाइमलाइन में। वहीं हम उन तीनों अननोन पर्सन को देख पाते हैं जो कि इस वक्त क्लॉडिया के ऑफिस में थे। इस वक्त यहाँ पर उनकी असिस्टेंट पहुंचती है, मगर ये तीनों ही अपनी पुरानी स्टाइल में यानी कि त्रिकोण बना करके वही लोहे का औजार निकाल करके असिस्टेंट को जान से मार डालते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2020 में। यहाँ पर हम रेजिना टाइडमैन को देख पाते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ऑलमोस्ट मरने के दिन करीब थे। इसी वक्त यहाँ पर ट्रोंटे आता है और उसे तकिए से दबा करके जान से मार डालता है और कहता है कि शी टोल्ड मी टू डू दैट, यानी कि किसी ने उसे कहा है ऐसा करने के लिए। अब ये शी कौन सी वाली शी है, खुद क्लॉडिया का ओल्डर वर्जन या फिर ईवा या फिर खुद मार्था, ये कहानी में मैं आपको आगे बताऊंगा ही। जिसके बाद सीन डायरेक्टली शिफ्ट होता है 33 साल आगे, यानी कि 22 सितंबर 2053 चल रहा है, जहां पर इस वक्त शार्लेट मौजूद होती है और एक फैमिली फोटो को देख रही थी, जिसके अंदर उसकी बेटी एलिजाबेथ और नोवा ने मिलकर के एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसके सर पर एक चोट लगी हुई है। अब ये जो बच्ची है ये आपको अभी बता देता हूँ, इसका नाम है सेल्जा, जो कि फ्यूचर में चल करके बार्तोश की वाइफ बनेगी और बार्तोश से अगेन नोवा पैदा होगा। तो खैर उस वाली थ्योरी पर अगेन वापस आएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन। यहाँ पर एलिजाबेथ आ चुकी होती है, जो कि अपने 33 साल पहले खोई माँ को देख करके पहचान जाती है कि हाँ ये मेरी मदर ही है। इन दोनों के बीच में एक भरत मिलाप होता है, दोनों गले मिलती है, काफी ज्यादा रोती है और इस टाइम ट्रेवल के लफड़े से काफी ज्यादा परेशान भी लग रही थी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है यंग नोवा पर, जो कि केव में इसीलिए सो रहा था ताकि उसे पूरी तरीके से ठीक कर सके और 33 साल आगे पीछे का रास्ता बना सके। वहीं सीन शिफ्ट होता है बार्तोश पर, जो कि इस वक्त मार्था को लेकर आया था एक नीचे सीक्रेट फैसिलिटी में, जिसके ऊपर लिखा था सिगमुंडस क्रेटोस एस्ट, जो कि सीक्रेट हाइड आउट था एडम का। मार्था उससे पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, जहाँ पर बार्तोश उसे बताता है कि ये सब कुछ एक सीक्रेट सोसाइटी जैसा है जो कि टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं। इन्हीं के पैसों की मदद से जोनस वो मशीन बना पा रहा है जो कि हमें यहाँ से बाहर निकालेगी। जिसके बाद बार्तोश मार्था से पूछता है कि आखिर ये एडम कौन है, जहाँ पर मार्था बताती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जोनस ही आगे चल करके एडम बनेगा, जिस पर बार्तोश का दिमाग घूम जाता है। फिर हम बूढ़ी मार्था को देख पाते हैं, जैसे कि ईव या एवा दोनों कह सकते हैं। इस वक्त उसके पास में यंग जोनस होता है और वो उसे अपने सीक्रेट हाइड आउट पर लेकर आती है, जहाँ पर एक एल्गोरिथम उसे दिखाती है। अब यहाँ पर जोनस का वर्ल्ड और मार्था का वर्ल्ड दोनों दिखाई पड़ते हैं, जिसके बीच में एक इन्फिनिटी सिंबल बनाया हुआ होता है। इसका मतलब ये था कि ये दोनों ही वर्ल्ड बार बार बनेंगे, बार बार खत्म होंगे और ये लूप इन्फिनिट है, यानी कि हमेशा के लिए ऐसा ही चलता रहेगा। इसी के साथ एवा ये भी बताती है कि हमारे अंत के बारे में हम नहीं जानते और इसी के साथ साथ एवा उसे ये भी बताती है कि तुम ये सोच रहे हो कि जिन लोगों की तुम जान बचा लोगे तो ये वर्ल्ड बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो लोग तुम्हारे वर्ल्ड में मरे हैं वो इस वर्ल्ड में भी मरेंगे, जिसके लिए ऑलरेडी कुदरत ने एक खास प्लान सोच रखा है। और वही पुराने वाले डायलॉग गॉड हैज अ प्लान, ये बोल करके ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर फर्स्ट वाला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर सीजन 1 और 2 नहीं देखे तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया उसे जाकर के जरूर चेकआउट करना, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी में वीडियोस सिर्फ यहीं मिलते हैं। अगला वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 3 एपिसोड 3। अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक के सीजन 3 का सबसे फेवरेट एपिसोड है मेरा, और वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में एक अननोन वक्त दिखाया जाता है। मगर जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, आर्टिकल्स फाइंड आउट करे, तो मालूम चला कि ये वक्त है 1822। जंगल का रास्ता था, एक बग्गी चल रही होती है और बग्गी के अंदर दो शख्स बैठे होते हैं, बाप और बेटा। तो जो बाप होता है उसके हाथ में
में वही छड़ होती है जिस पर लिखा था सिगमुंडस क्रेटस एस्ट, जिनका मानना था कि इस दुनिया में ट्रैवलर्स होते हैं। उनकी वाइफ मर चुकी थी, तो जो उनका बेटा होता है यानी कि अंधा शख्स, वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर जो लोग मर जाते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर उसके फादर का बताना था कि उनकी एग्जिस्टेंस मिटती नहीं, वो होते हमारे पास ही हैं, बस हमें दिखाई नहीं पड़ते। मगर अब मेरी रिसर्च जारी है उन लोगों तक पहुंचने की जो कभी हमारे साथ नहीं थे। इन भाई साहब के पास में एक छोटी सी स्टॉप वॉच भी थी जिस पर लिखा था फॉर शार्लेट, और इसी स्टॉप वॉच को हमने कई बार कई एपिसोड्स में देखा है। इसी के साथ एक छोटी सी किताब भी थी जिस पर लिखा था अरियादना। जिसके बाद सीन 1988 में यानी कि ऑलमोस्ट 66 साल बाद में शिफ्ट होता है। 33 के 2 लूप मान सकते हैं आप इसे। यहाँ पर वही जो छोटा अंधा लड़का था वो बड़ा हो चुका था, और ये वही अमीर पर्सन होता है जिसने जोनस और उसकी टीम को वर्कशॉप के अंदर टाइम मशीन बनाने की परमिशन दे दी थी। इसी वक्त यहाँ पर वही होठ कट्टे पहुंच जाते हैं, वही तीनों यानी कि पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट वाले, और मिस्टर तनहाउस को एक लंबा लेक्चर देते हैं ऑन द टाइम ट्रेवल। और इन होठ कट्टों का मानना था कि कुछ लोगों की एग्जिस्टेंस इस धरती से मिटानी होगी, अदरवाइज जो गॉड का बनाया गया प्लान है उसके अंदर दिक्कतें आ सकती है, और वो वहीं अपने खुफिया हथियार के साथ में बड़ों को जान से मार डालते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जोनस पर, जो कि इस वक्त ओल्ड मार्था या फिर कहें कि ईवा के साथ में खड़ा था और उससे पूछ रहा था कि आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जहाँ पर ईवा का बताना था कि देखो तुम जो सामने पेंटिंग देख रहे हो ये एडम और ईव की है। ये वो 2 जने थे जिनसे पूरी दुनिया का संचार रोपण हुआ, मतलब कि हर कोई इंसान पैदा हो पाया, जिंदगी जी पाया। अगर ये दोनों ना होते तो संसार आगे ना चल पाता। वैसा ही काइंड ऑफ मैं और एडम है, यानी कि तुम्हारा ओल्डर वर्जन। मगर यहाँ दिक्कत इस बात की है कि इस वक्त एडम का एक वर्ल्ड अलग चल रहा है और मेरा यानी कि मार्था का एक वर्ल्ड अलग चल रहा है। जो लोग तुम्हारे वर्ल्ड में मरे हैं जरूरी नहीं कि मेरे वर्ल्ड में भी मारे जाएं, मगर मेरे वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस के लिए कुछ ऐसे और चुनिंदा लोग हैं जिनका खत्म होना जरूरी है, और तुम मेरे फटे में टांग न अड़ाओ, इसलिए मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वक्त यहाँ पर बुलाया है। तो अब अगर मैं आपको इसको शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से समझाऊं तो एडम भी वो सारे काम होने देना चाहता था, यानी कि अपोकलिप्स आने देना चाहता था। सिगमुंडस क्रेटस एस्ट का दरवाजा खोल देना चाहता था विंडन केव में, ताकि एडम और बाकी जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो वहां से आए जाए, टाइम ट्रेवल करे, वही सारे सिनेरियोज, वही सारी टाइमलाइन फिर से दोहराई जाए, ताकि एक एंडलेस लूप एडम के वर्ल्ड का चलता रहे। सेम गोज विद मार्था यानी कि ईवा, वो भी अपने टाइमलाइन को एंडलेस लूप में चलाने के लिए कुछ हादसे करवाना चाहती थी ताकि सारी चीजें फिर से रिपीट हो सके। और अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं उसका जवाब मैं आपको आगे और भी एक्सटेंडेड डिटेल में दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, और मार्था के वर्ल्ड में भी उल्रिक नील्सन को अपने 33 साल पहले खोए भाई मैड्स नील्सन की लाश मिलती है। कपड़े हालांकि वैसे ही थे, उसके साथ में जूते चप्पल जो मिले थे वो सब कुछ ऐसा प्रतीत करवा रहे थे कि ये सचमुच उसका भाई ही है। लेकिन उल्रिक को इस बात पर शक हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि किसी और कातिल ने मैड्स की चीजों को संभाल के रखा, ये कोई दूसरा ही बच्चा है, इसे जान से मार डाला और फिर मुझे कंफ्यूज करने के लिए वापस से मेरे सामने ये सारी चीजें लेकर के आ रहा है। जहाँ पर शार्लेट उसे थोड़ा समझाती है, उसे एकांत में बैठा कर बताती है कि नहीं, ऐसा कोई किलर नहीं है या फिर हमारा तुम्हारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो कि इतनी पुरानी दुश्मनी करना चाहता हो। तुम प्लीज अपने आप को शांत करो, और तुम क्या, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इन सभी राजों को सुलझाने के लिए, सो प्लीज बी काल्म। वहीं अगेन सीन 1988 में शिफ्ट होता है पुरानी वर्कशॉप के अंदर, जब ये सब लोग काम कर रहे थे, जैसे कि फ्रांसिस्का, मैग्नस, बार्थोश और जोनस। इसी वक्त यहाँ पर जो बार्थोश था उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मार्था ने उसे बताया था कि जोनस ही आगे चल करके एडम बनेगा, और स्ट्रेंजर जोनस ने ये बात बार्थोश से छिपाई थी। इस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, ये दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नस आता है बीच बचाव करने के लिए, तो इनके बीच में भी काफी अच्छी खासी झड़प हो जाती है, जहाँ पर ये सभी लोग अब एडम पर यानी कि स्ट्रेंजर जोनस पर विश्वासघात करने का आरोप लगा रहे थे, जबकि स्ट्रेंजर जोनस का बताना था कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें पता ही नहीं कि मैंने कब करी और मैं कब ऑल्ट यूनिवर्स की ऑल्ट मार्था से जाकर के मिला। मैं इन सारी कड़ियों को सुलझा लूंगा, मगर फिलहाल के लिए इन सभी में मन मुटाव हो चुके थे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर हैना इस वक्त एक छोटे से बॉक्स में ब्राउनीज बना करके उल्रिक के लिए लाई होती है। अब यहाँ पर उसकी मुलाकात वॉलर और शार्लेट से होती है, जहाँ पर इन दोनों का ही बताना था कि उल्रिक इस वक्त काम से गया हुआ है नील्सन फैमिली के पास में, तो अगर तुम्हें कुछ देना है तो हमें दे सकती हो। तो जैसे ही वो शार्लेट के गले लगती है तो उसे वही खुशबू आने लगती है जो कि उल्रिक के कपड़ों में आ रही थी, और हैना यहाँ पर पहचान जाती है कि ये बाल शार्लेट का ही है। तो ऐसा ही एक सेम सिनेरियो फर्स्ट वाले सीजन में कैटरीना के साथ में भी हुआ था, जहाँ पर उसने हैना का बाल पहचान लिया था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मार्था और मैग्नस पर, दोनों भाई बहनों पर, जो कि ये सोच रहे थे कि यार ये आजकल चल क्या रहा है, एक अनजान शख्स आकर तुम्हें परेशान कर रहा है, मेरे और फ्रांसिस्का के भी कुछ ताल्लुकात जो है वो अच्छे मजे में नहीं चल रहे हैं, और शहर में आए दिन ये लड़के गायब कैसे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो
तो गड़बड़ जरूर चल रही है। मीनवाइल हम एवा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त यंग जोनस के पास खड़ी थी और वो उसे एक छोटा सा डिवाइस देती है और बताती है कि ये डिवाइस आगे चल करके दुनिया बदलेगा। वहीं पर सीन अगेन 1988 में शिफ्ट होता है। यहाँ पर जोनस आकर के यानी कि स्ट्रेंजर जोनस आकर के मार्था को पूछता है कि आखिर मैं ही फ्यूचर में जाकर के एडम बनने वाला हूँ और तुम्हें इस बारे में पता था तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, और अगर फ्यूचर से मैंने ही तुम्हें यहाँ पर मेरे पास भेजा है तो ये यादें मेरे पास में क्यों नहीं है, क्या मैं कोई एंड हूँ और यहाँ से यानी कि इस टाइमलाइन से बाहर निकलने का क्या जरिया है। जहाँ पर मार्था कहती है कि मेरे पास अभी भी गॉड पार्टिकल्स के कुछ एक सब्सटेंस बचे हुए हैं, ये लास्ट आखिरी है, तो तुम इसे अपनी मशीन में यूटिलाइज कर सकते हो जो भी तुम टाइम मशीन बना रहे हो। जिसके बाद जोनस उस सब्सटेंस को लेकर के अपनी टाइम मशीन को बनाने में निकल पड़ता है। वहीं पर हम एवा को देख पाते हैं जिसके पास में उसके काम करने वाले तीनों होठकट्टे पहुंचते हैं। अब एक तरीके से मैं आपको समझाऊं, जिस तरीके से बूढ़े वाले जोनस यानी कि एडम के पास में उसका काम करने वाला बंदा नोवा था जिसका एल्डर वर्जन और यंगर वर्जन दोनों ही मिलकर के कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को जान से मारते थे ताकि सर्कल वापस से रिपीट हो सके, तो वैसे ही काम करने की जो टेक्निक है वो यहाँ पर एवा की भी होती है। उसने अपने इन 3 फटे होठ के लोगों को रखा हुआ होता है ताकि वो उन चुनिंदा लोगों को जान से मार दे जो कि मार्था के वर्ल्ड के सर्कल को वापस से रिक्रिएट कर दे। और इस वक्त वो जो अपनी टेबल पर बैठी थी उसकी टेबल पर एक छोटा सा मैप भी था, इसी के साथ 2 चाबियां भी थी। ये उसके बनाई जाने वाली नई टाइम मशीन की ब्लूप्रिंट थी। मीनवाइल छानबीन करते हुए शार्लेट पहुंचती है उसी बंकर में जहां पर एक रात पहले फ्रांसिस्का और मैग्नस गए थे और उन्हें अनजाने में मैड्स नील्सन की लाश मिली थी जो कि टेलीपोर्ट होकर के 2019 में गिरी थी। ये मैं मार्था के वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर शार्लेट को छानबीन करते वक्त ₹1 का सिक्का मिलता है, मतलब रुपया नहीं, वहां का वो 1 फेनिक था, मतलब जर्मन का फेनिक। और ये जो सिक्का है ये हमने सीजन 1 एंड सीजन 2 में कई बार इधर से उधर घूमते फिरते देखा है। और ऐसा ही सिक्का हेलगाइट डॉपलर के पास में भी होता है जो कि रात को न जाने कैसे उठ खड़ा होता है और फिर जंगल की ओर चला जाता है। अब यहाँ कहानी में 3 सीन पैरेलल चलते जाएंगे तो उनको मैं एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मार्था पहुंचती है अपने बॉयफ्रेंड कीलियन के पास में। अब कीलियन वही शख्स है जिसका भाई एरिक ओबनडॉर्फ गायब हुआ था, और अब जैसा कि मार्था के पास में जोनस आ चुका था तो वो कंफ्यूज थी कि वो कीलियन के साथ ही अपना फ्यूचर बनाए, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना करके उसके साथ शादी वादी करे या फिर जोनस की बात मानकर उसके साथ कैरी ऑन कर ले। तो वो यहीं पर थोड़ा बहुत डिस्कस करने के लिए कीलियन के पास आई थी। सेकंड सिनेरियो में हम देख पाते हैं हैना को अलेक्जेंडर के पास में जो कि इस वक्त उसी का एक पुराना राज उसके सामने ओपन कर देती है, एक थैली लेकर के आती है। अब सीजन 1 एंड 2 में हमने देखा था कि इस थैली के अंदर अलेक्जेंडर ने किसी को शूट करके गन छिपा दी थी 2 पासपोर्ट्स के साथ में, और ये राज वो हमेशा के लिए दफनाना चाहता था, मगर दूर खड़ी हैना ने ये सब कुछ देख लिया था। तो यहाँ पर इस सीजन में होता तो यही है, यानी कि हैना देख तो लेती है, मगर इस बार ट्विस्ट ये आता है कि हैना इस बार अलेक्जेंडर को उल्रिक को अपने पोजीशन से हटवाने की जगह शार्लेट को उसके पुलिस पोजीशन से हटवाने की बात करती है, क्योंकि हैना को लगता था कि शार्लेट आगे चल करके उल्रिक को से छीन लेगी, इसलिए वो उसे एक थ्रेट समझती थी। और ये बात आकर के उसने अलेक्जेंडर के साथ में एक सौदा कर लिया कि राज मैं तुम्हारा हमेशा के लिए दफन कर दूंगी, इसके बदले शार्लेट को मेरे रास्ते से हटा दो। मीनवाइल हम हेलगाई डॉपलर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त पुलिस कस्टडी में था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसने मैड्स नील्सन को जान से मारा है। इस बात पर उल्रिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे पूछने भी लगता है कि तुमने आखिर 33 साल पहले मेरे भाई को मारा कैसे, आज उसकी बॉडी कैसे मिली, ये सारे राज जो हैं आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। मगर इस वक्त जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो सब मिलकर के उल्रिक को शांत करवा देते हैं। वहीं इस एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि इस वक्त स्ट्रेंजर जोनस के पास में यंग मार्था के थ्रू दिया हुआ जो सब्सटेंस था यानी कि गॉड पार्टिकल, वो उसे अपनी एक टाइम मशीन में यूज करने लगता है। हालांकि उसकी टाइम मशीन इतनी ज्यादा प्रॉपर नहीं थी, पूरी तरीके से बिल्डअप नहीं थी, इसलिए जैसे ही सब्सटेंस रेडियो एक्टिव किरणों के बीच में आता है तो उसमें अनस्टेबिलिटी की चलते वहां पर एक धमाका होता है, सारी मशीन जो होती है वो बेकार हो जाती है और जोनस का हाथ भी हल्का सा जल जाता है। वहीं पर हम झूठी मार्था को देख पाते हैं जिसके पास में अभी भी गॉड सब्सटेंस खत्म हुआ नहीं था। उसने ये बात झूठ बोली थी इनसे, उसके पास अभी भी कुछ उसके अंश पड़े थे। और जैसे ही सब लोग उसके पास पहुंचते हैं मार्था के पास कि तभी मार्था अपनी टाइम मशीन को ऑन करके सीधा अपनी प्रेजेंट वाली टाइम लाइन में निकल जाती है और जाकर के मिलती है सीधा एडम से। यानी कि ये भी एडम का ही एक प्लान था कि उसके स्ट्रेंजर वर्जन को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त एक वर्ल्ड नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड चल रहे हैं, जोनस का वर्ल्ड अलग और मार्था का वर्ल्ड अलग। यानी कि एडम बंदा मतलब भगवान के लेवल का इंसान हो रहा है मतलब। और अब उसे वो एक और अपने अगले मिशन के लिए भेज देता है जो कि था यंग जोनस को स्ट्रेंजर मार्था से मिलवाना। जिसके बाद मार्था जोनस को लेकर के अगेन टाइम ट्रेवल करती है और एक अननोन टाइम में पहुंच जाती है जहां पर जोनस के सामने स्ट्रेंजर मार्था थी। और यहाँ से एक और नई स्टोरी शुरू होने वाली है क्योंकि अब ये पूरी जगह सब कुछ बंजर हो चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इसके आगे आने वाले जो चौथा, 5वां और 6वां एपिसोड है उसके अंदर हम प्रॉपरली
मार्था के वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट होते हुए देखेंगे। और जो लास्ट वाले जो 2 एपिसोड बचेंगे यानी कि 7वां और 8वां, उसमें तो मतलब मजा ही आ जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको आगे मालूम चल ही जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 3 एपिसोड 4, जिसकी शुरुआत में अभी तक के एपिसोड्स में दिखाए गए एक अननोन पर्सन को हम देख पाते हैं जिसका नाम है एरिक ओवेनडॉर्फ। तो बेसिकली ये वाला जो वर्ल्ड है ये मार्था का वर्ल्ड है और इस वक्त वो अपने माल को छुपाने के लिए विंडन केव्स के पास में आया था कि तभी एरिक की मुलाकात वहां पर मौजूदा 3 अननोन पर्सन यानी कि होटकट्टों से होती है, जो कि आकर के उसे फांस लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि तुम ही तो वो कड़ी थी जिससे सारे किए धराए काम की शुरुआत हुई थी। तो बेसिकली ये मार्था के वर्ल्ड की एंडिंग की शुरुआत थी और सीरीज का वही हमेशा से फेवरेट डायलॉग थी, एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड। तो बेसिकली ये तीनों आकर के एरिक ओवेनडॉर्फ को अपने खास खुफिया हथियार से जान से मार डालते हैं ताकि मार्था के वर्ल्ड में आगे होने वाले चेंजेस अगेन उस लूप को क्रिएट कर दे जिस पर ये पूरी सीरीज बेस्ड है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जोनस के वर्ल्ड में और यहाँ पर हम पास्ट में आई हुई हैना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एगॉन टाइडमैन के साथ में इंटीमेट हो रही थी। अब एगॉन टाइडमैन जो कि ऑलरेडी डॉलरिस के साथ में मैरिड था मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसे हैना पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो उसे अलग घर में रख रहा था। और अब जैसा कि ये लोग रोज इंटीमेट वगैरह होते थे तो कहीं ना कहीं हैना प्रेग्नेंट हो जाती है। वहीं सीन जंगल में शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम 3 बच्चियों को देख पाते हैं जिनका नाम है जना नीलसन, इनेस खानवाल्ड और क्लॉडिया टाइडमैन। देखा जाए तो इस सीरीज की जो 3 फैमिली की 3 मेन पिलर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। डॉपलर परिवार की कोई फीमेल थी ही नहीं, एक शार्लेट बनी थी मगर वो फ्यूचर की बात है, तो पुराने टाइम की यही 3 गोल्डन ट्रायो इसे हम कह सकते हैं। तो इस वक्त इनेस के पास में एक बुक थी और वो क्लॉडिया को दिखा रही थी कि आजकल की लड़कियां किस तरीके से फैशन में बदलाव करके अपना एक फोटो शूट करवाती है, तुम्हारा इस पर क्या कहना है। इसी वक्त यहाँ पर जाना जो होती है वो देख करके थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और इन फोटोज को देख करके उसके मन में भी थोड़ी बहुत तो सेक्सुअल डिजायर्स जाग जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है एगॉन टाइडमैन के घर पर जहां पर डॉलरिस टाइडमैन यानी कि उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आजकल तुम काम पर जल्दी जाते हो, आते भी लेट हो, कुछ कुछ दिनों तक तो घर पर लौट कर भी नहीं आते, क्या मुझसे कोई प्रॉब्लम है, क्या मुझे कुछ बताना चाहते हो, हमारे बीच कोई अनबन हुई है क्या, मुझे टाइम भी नहीं देते हो। मगर एगॉन टाइडमैन उसकी सारी बातों को इग्नोर करता हुआ अपने काम में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉलरिस को शक हो जाता है कि एगॉन का किसी और लड़की के साथ में चक्कर चल रहा है। इसी वक्त हम उनके घर पर एक फोटो भी देख पाते हैं जो की थी एग्नेस की, एग्नेस नीलसन, जो कि अब विंडन शहर में आ चुकी थी। मगर है कौन और रीजन क्या है यहाँ पर आने का, ये बात एगॉन को पता लगानी है क्योंकि वो उसके घर की किराएदार थी। वही सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है यानी कि 2053 में, जहाँ पर हम एडम को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एग्नेस को कुछ अलग अनोखे काम दे देता है। अच्छा हाँ, आप लोगों को याद नहीं हो तो बता दूं, एग्नेस वही है यानी कि नोवा की सिस्टर, तो इससे आप आगे याद रखिएगा। अब यहाँ पर एडम कहता है कि तुम्हें मेरे दिए गए कुछ और काम भी करने हैं। मीनवाइल सीन एक अलग टाइम एक अलग डायमेंशन में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम स्ट्रेंजर मार्था को देख पाते हैं जो कि इस वक्त जोनस के पास में बैठी होती है और उसे बता रही थी कि इन सारी चीजों की शुरुआत कहाँ पर हुई। अगर आप इस सीन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पीछे दीवार पर एक टाइमलाइन लिखी हुई है जहाँ पर 33 साल के गैप्स एडेड हैं और उनमें से 1822 यानी कि 1822 पर गोला बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज यानी कि ये जो पूरी टाइमलाइन की शुरुआत हुई थी वो अंधा बच्चा जो कि अपने पिता से पूछ रहा था कि आखिर एक सिगमुंडस क्रिएटस एस्ट है क्या, तो ये सब कुछ अगर अपन कंक्लूड करें 1822 से लेकर के 2053 तक तो टोटल 250 सालों में 4 परिवार के 4 लोगों की 3 कहानियां, तो ऑलमोस्ट 48 कहानियां इन 250 सालों में घूमती है। और यही रीजन है कि ये सीरीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाए, कुछ लोग पूरा देख ही नहीं पाए, कुछ लोग जिन्होंने देख भी ली समझ भी ली, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स थे जो कि क्लियर नहीं हो पाए कि आखिर कौन किसका बेटा है, कौन किस टाइम में क्या करने के लिए क्यों गया था। तो हम बैठे हैं उस चीज के लिए। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, यहाँ पर हम देख पाते हैं हैना को जो कि इस वक्त आई थी एक डॉक्टर के पास में और अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में और यहाँ पर हम एगॉन टाइडमैन को देख पाते हैं जो कि अपनी परिवार की फोटो को देख रहा था। इसी बीच पुलिस स्टेशन में ग्रेटा डॉपलर आती है यानी कि बर्न्ड डॉपलर की वाइफ, और उसका बताना था कि मेरा बेटा है जो कुछ टाइम से ठीक से बात नहीं कर रहा, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। मुझे लगता है कि
जिस शख्स को तुमने पकड़ के पुलिस थाने में डाला था, जिस पागल को तुमने कैद किया है, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसे खत्म कर दो और ये मेरा ऑर्डर है। अब ग्रेटा डॉपलर उस टाइम की एक रिचेस्ट वुमेन कह सकते हैं उसको, तो उसकी बात हर कोई मानता था, मतलब काइंड ऑफ क्वीन टाइप सी थी वो, जिस पर एगॉन कहता है कि ठीक है मैं आपको सोच कर बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो पूरी टाइमलाइन चल रही है ये बेसिकली 1952 की टाइमलाइन चल रही है, 1953 भी समझ सकते हैं आप इसे। और ये सारा मामला चल रहा है इस वक्त जोनस वाले वर्ल्ड में। तो यहाँ पर डॉलरिस टाइडमैन आई होती है चर्च में भगवान से ये कन्फेस करने के लिए कि एक तो मेरा पति मुझे टाइम दे नहीं रहा और ऊपर से हमारे घर में जो किराएदार बसी हुई है यानी कि एग्नेस नीलसन, उसके साथ में गलत अफेयर वगैरह चल रहा है, तो क्या ये करना सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ के जो पादरी होते हैं वो पादरी को तो इन 3 होटकट्टों ने जान से मार दिया और डॉलरिस पर घेरा बना करके खड़े हो गए। अब लग तो ये रहा था कि जब ये घेरा बनाते हैं तो अपने बीच वाले बाशिंदे को जान से मार डालते हैं, लेकिन इस बार उसे मारते नहीं है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो और आगे इसी पर ही फोकस्ड रहना। यानी कि जोनस के वर्ल्ड में भी एक बार मार्था के वर्ल्ड के भेजे गए किलर्स एक बार आए थे। वहीं सीन अगेन जंगल में शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम बच्चे वाले ट्रॉन्टे और जेना को देख पाते हैं जो कि फ्यूचर में चल करके शादी करेंगे। ट्रॉन्टे बेसिकली एग्नेस का बेटा होता है और इन दोनों की शादी करने से 2 आगे बच्चे और पैदा होंगे, उल्रिक नीलसन और मैड्स नीलसन। तो कहानी आगे कंटिन्यू होगी वो तो आप जानते ही हैं। तो हालांकि कुछ दिन पहले जो जेना ने वो सेक्सी फोटोज वगैरह देख ली थी तो उसे देख करके मन में थोड़े से डिजायर्स जाग चुके थे और अब वो ट्रॉन्टे की तरफ ज्यादा खींची चली जा रही थी। और यही वो पॉइंट था जहां पर ट्रॉन्टे ने उसे हाथ में पहनने का कंगन भी दिया था और इनके प्यार की शुरुआत हुई थी। यहाँ पुलिस स्टेशन में सीन शिफ्ट होता है और हैना पहुंच जाती है एगॉन टाइडमैन के पास में और उसे सारी सच्चाई बताती है कि पिछले जो 4-5 महीने से हम कांड कर रहे हैं तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जहाँ पर एगॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछता है कि क्या तुमने प्रिकॉशंस नहीं लिए, प्रोटेक्शन नहीं लगाई, तुम्हें सोचना चाहिए था इस बारे में, मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। जहाँ पर हैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोल देती है कि ठीक है मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है क्लॉडिया पर जो कि अपने फ्रेंड हेल्गा डॉपलर से मिलने के लिए आई थी, लेकिन इस वक्त उसके पिता मतलब कि बर्न डॉपलर वो लंगड़ू और ग्रेटा डॉपलर आपस में सेक्स कर रहे थे। ये सारी आवाजें नीचे बैठ करके क्लॉडिया सुन रही थी। अब ये बात देख लेता है अपना बर्न डॉपलर यानी कि लंगड़ा भाई साहब, बहुत अमीर आदमी है ये। अब इस बात को राज रखने के लिए वो आकर के क्लॉडिया को कुछ पैसे दे देता है और बोलता है कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए और अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मेरे पास आते जाते रहना। अब ये जो सीन है गाइज ये बहुत ही बढ़िया सीन मैं से कह सकता हूँ, मतलब सीरीज की बिल्डअप के लिए एक तरीके से देखा जाए तो आगे चल करके फ्यूचर में ये बर्न डॉपलर ही क्लॉडिया को अपनी रेडियो एक्टिव फैक्ट्री में जॉब भी देगा। ये सब कुछ होने वाला है बेसिकली जोनस के वर्ल्ड में और मार्था के वर्ल्ड में तो कुछ और ही कहानी चल जाएगी। और एक टाइमलाइन और है, ये मैं पहले ही राज रिवील कर रहा हूँ, हालांकि मैंने कुछ दिनों बाद के लिए इसे छोड़ करके रखा था। जब HG तनहाउस वाली टाइमलाइन, HG तनहाउस का वर्ल्ड सामने आएगा तो उसमें तो ये दोनों शादी ही कर लेंगे। तो ये सब कुछ इसी सीन के थ्रू रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक मिनिस्ट्रियल पार्टी पर। तो बेसिकली जिस तरीके से हमारे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस हैं और हर वक्त लड़ते रहते हैं कि कहां पर कौन सा पुल बनाना है, कौन सी बिल्डिंग बननी चाहिए, कौन सा ठेका बनना चाहिए, टूटना चाहिए, तो इनका मानना था कि विंडन शहर में रेडियो एक्टिव फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए। लेकिन ये जो तीनों होटकट्टे होते हैं ये उसे डरा धमका करके फैक्ट्री बनने वाली अप्रूवल दे डालते हैं, क्योंकि फैक्ट्री बनेगी तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनेगा तो वो गॉड पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, गॉड पार्टिकल में कन्वर्ट होगा तो आगे चल करके ये सब कुछ टाइम ट्रेवल ये लोग कर पाएंगे। एंड देन सीन अगेन ही अलग टाइम अलग डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर जोनस के वर्ल्ड से एक्चुअल जोनस और मार्था के वर्ल्ड से एक्चुअल मार्था, इन दोनों के बीच में हो जाते हैं झगड़े। और रीजन सिर्फ ये था कि हम लोगों को बचा क्यों नहीं पा रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, मगर इन्हीं के पता कि इन्हीं के ही ओल्डर वर्जन्स इन्हीं को ही गाइड कर रहे हैं इन सब लोगों को मरवाने के लिए, वो भी अनजाने में। और यही सीन इसके जस्ट बाद में कंक्लूड होता है कि जो फ्यूचर वाला एडम है वो मार्था वाली वर्ल्ड की ऑल्ट मार्था को बुला करके अपने एक नए मिशन पर भिजवा देता है। अब यहाँ पर 2-3 पैरेलल सीन्स हैं, उन्हें अपन एक ही बार में निपटा देते हैं। तो बेसिकली जंगल में हम ट्रॉन्टे और जाना को देख पाते हैं जो कि आपस में बातचीत करते जा रहे थे, जहाँ पर जाना का पूछना था कि तुम इतने खोए खोए क्यों रहते हो, जहाँ पर ट्रॉन्टे का बताना था कि उसकी माँ उसे बहुत मारती है, वो अपना हाथ भी खोल करके दिखाता है। इसी वक्त यहाँ पर क्लॉडिया भी आ जाती है और क्लॉडिया ने भी वो फोटोज देखी थी, मतलब सेक्सुअल फोटोज, तो उसे भी कहीं ना कहीं ट्रॉन्टे पसंद आने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखने लगते हैं। वहीं दूसरे पैरेलल सीन में हम देख पाते हैं हैना और एगॉन टाइडमैन को, जो कि आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। एगॉन का पूछना था कि क्या तुमने अभी तक बच्चा नहीं गिराया, जहाँ पर हैना कहती है कि हाँ मैं इस पर काम कर रही हूँ। देन सीन अगेन उसी अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। पूरा रेगिस्तान टाइप सा वो प्लेस था, इसे काइंड ऑफ ड्यून भी कह सकते हैं। ड्यून मतलब कि सहारा रेगिस्तान डेजर्ट वाला इलाका। तो इस बीच
इनकी गुफा में एडल्ट नोवा आया हुआ होता है और उसके सामने जो पीछे के मैप बने हुए थे वो उनको देख करके बोल रहा था कि अगर दो अलग वर्ल्ड के एक्चुअल पर्सन अगर मीट कर लेते हैं, यानी कि जोनस और मार्था अगर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, हमें ऐसा करने से रोकना होगा। वहीं पर सीन अगेन शिफ्ट होता है 1953 वाली टाइमलाइन में, जहां पर हम एगॉन को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ डॉलर्स के लिए फूल लाया होता है और सॉरी वगैरह मांग रहा होता है। कहता भी है कि हमारे बीच में जो भी झगड़े वगड़े हुए वो भूल जाओ, चीजें बदलती रहती है टाइम के साथ साथ, हो सकता है मैं काम में बिजी हूँ इस वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, मगर इन बातों का ये मतलब नहीं कि तुम बुरा मान जाओ। जिस पर डॉलर्स कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अब मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। वहीं पर हैना पर सीन शिफ्ट होता है जो कि एक दाई माँ के पास पहुंचती है अपना अबॉर्शन करवाने के लिए। इसी वक्त वहां पर एक लड़की और बैठी थी जिसकी एज होगी अप्रॉक्स 15 से 18 साल और वो भी अपना अबॉर्शन करवाने के लिए आई थी। अब हालांकि जो बच्ची वाली कैरेक्टर है आगे चल करके कुछ ना कुछ तो बनती है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसे देख करके हैना के मन में ये चीजें डेवलप होती है कि क्या मुझे सच में अबॉर्शन करवाना चाहिए भी या नहीं, और वो वहां से निकल जाती है। एपिसोड की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि दोनों अलग अलग वर्ल्ड्स के दोनों मेन पर्सन यानी कि मार्था और जोनस कहीं ना कहीं आपस में बातचीत करके अपने गमों को भुला देते हैं, आपस में किस वगैरह भी कर लेते हैं। यानी कि इनसे अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो इन्फिनिट एक औलाद पैदा होगी और वो दुनिया ब्रह्मांड पूरी तरीके से टाइम को बर्बाद कर देगी, वो हम आगे समझेंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है होटकट्टे पर जिसके पास में एक छोटी सी किताब लग जाती है और इस किताब में बंकर के अंदर बनाई जाने वाली टाइम मशीन का एक छोटा सा डायग्राम था या फिर कहें कि ब्लूप्रिंट था। अब जहां एक तरफ जोनस और मार्था आपस में एक हो रहे होते हैं, मतलब इंटीमेट हो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रॉन्टे और क्लॉडिया एक हो जाते हैं, यानी कि बचपन में ही इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं पर फ्यूचर वाला एडम ये देख पाता है कि जो ऑल्ट यूनिवर्स से मार्था आई है उसके पेट में जोनस यानी कि उसके यंगर वर्जन का बेटा पैदा होने वाला है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे आने वाले 2 और एपिसोड्स में यानी कि 5वें और 6ठे में भी हम इन दोनों के यूनिवर्सेस को देखेंगे, इन दोनों के वर्ल्ड्स को देखेंगे। 7वां 8वां जो एपिसोड है उसमें हम H.G. तन्हाउस के यूनिवर्स को, उसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो उनके लिए वेट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से मेरी यार छोटी सी गुजारिश है, इतने सारे कैरेक्टर्स को याद रखना, आर्टिकल्स रीड करना, ब्लॉग्स को फाइंड आउट करना, फैक्ट्स निकालना, वीडियो एडिट करना, वो भी 4-4 महीनों तक एक ही सीरीज को लेकर के, सो इट्स अ वेरी वेरी हेक्टिक प्रोसेस फॉर अ क्रिएटर। आप लोगों से हम कोई पैसे नहीं मांग रहे, बस चाहते हैं कि जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। और ये सीरीज जो है बेसिकली 2-3 मिलियन व्यूज डिजर्व करती है, तो अगर इस पर 2-3 हजार आ रहे हैं तो इसको बूस्ट अप करना आपका काम है। मेरा काम था बनाना, मैंने कर दिया, अब आपका काम है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर खुद वॉच नहीं करना तो मोबाइल में चला करके छोड़ दो ताकि यूट्यूब इस वीडियो को आगे रिकमेंड कर सके, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं यार। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये है डार्क सीजन 3 एपिसोड 5 का रिकैप। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है 2020 से। क्लाउडिया अपनी बेटी रेजिना का अंतिम संस्कार करके वापस पुलिस स्टेशन जाती है, जहां उसकी मुलाकात अल्ट वर्ल्ड वाली क्लाउडिया से होती है। अल्ट क्लाउडिया से बताती है कि इस टाइम ट्रैवल वाले वॉर में 2 ग्रुप हैं, लाइट साइड एंड द डार्क साइड। अल्ट क्लाउडिया यहाँ जोनस के वर्ल्ड वाली क्लाउडिया को अपने टीम में यानी लाइट साइड में शामिल करवाने आई है। तो इस हिसाब से अल्ट मार्था यानी ईवा की टीम लाइट साइड पर है और जोनस यानी एडम की टीम डार्क साइड पर है। अल्ट क्लाउडिया इसे वो ट्राइकेट्रा वाली डायरी थमाकर बोलती है कि इसमें सब कुछ लिखा है कि तुझे क्या करना है। जोनस अपनी दुनिया को बचाने के चक्कर में लूप को ब्रेक करके दोनों दुनियाओं को तबाह करने जा रहा है। उसे हमें किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा और इस डायरी में लिखे प्लान के मुताबिक उसे नए रास्ते पर गाइड करना होगा। तो क्लाउडिया यहाँ पर जोनस के कहने पर आई थी, क्योंकि जोनस ने इसे बताया था कि अगर हम साइकिल में किसी भी एक चीज को बदलकर लूप को तोड़ दें तो साइकिल टूट जाएगी और कयामत टल जाएगी। ओके, अब ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, बट जोनस को ऐसा करने के लिए बूढ़ी क्लाउडिया ने कहा था। मतलब जोनस एक्चुअल में बूढ़ी क्लाउडिया का प्लान इस जवान क्लाउडिया को बता रहा है, एक तरीके का पॉजिटिव फीडबैक लूप। मतलब क्लाउडिया की ही बताई हुई इनपुट इंफॉर्मेशन सुपर इन्हांस होकर वापस क्लाउडिया को ही मिल गई। अल्ट क्लाउडिया इसे बताती है कि अगर दोनों दुनिया की सलामती चाहती हो तो इसे आगे जाकर भी बिल्कुल ऐसे ही प्लान के मुताबिक जोनस को उसके डिसाइडेड पाथ पर रखना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहनी चाहिए। गुफाओं में मौजूद वो दरवाजा पहली बार 1986 में खुला था, जिसे 2019 में स्ट्रेंजर जोनस ने बंद कर दिया। बट 2020 में जोनस ने वो दरवाजा फिर से खोलकर एक इन्फिनिट पैसेज क्रिएट किया। जब भी वो दरवाजे का इस्तेमाल हुआ, उसे यूज करने वाले ने पीछे डार्क मैटर के ट्रेसेस छोड़ दिए। इससे पहले कि वो डार्क मैटर के ट्रेसेस पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो दरवाजा फिर से ओपन हुआ।
मतलब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ डार्क मैटर। और इस तरह टनल में वो टाइम ट्रेवलिंग पैसेज वजूद में आया। सिंपल भाषा में गुफाओं के अंदर मौजूद उस टाइम ट्रेवलिंग पैसेज को बनने के लिए सारी चीजों का रिपीट होना जरूरी है। हेल्गा की भाषा में इट विल हैपन अगेन। क्लाउडिया को जोनस, नोआ और एलिजाबेथ को बार बार रिपीटेडली इन्फिनिट लूप में उनके रास्तों पर गाइड करना पड़ेगा। इतना बोलकर अल क्लाउडिया वहां से अपनी टाइम मशीन लेकर चली जाती है। पीटर और एलिजाबेथ अपने डेली रूटीन पर लाशें चेक करने निकलते हैं, बट फिर एलिजाबेथ अपना इरादा बदल देती है और पीटर को साइन लैंग्वेज में बताती है कि अब टाइम आ गया है कि हम एक्सेप्ट कर ले। शार्लेट और फ्रांसिस्का अब मर चुके हैं। मैं बार बार झूठी उम्मीद लगाकर लाशों को देखकर तंग आ चुकी हूँ। इतना बोलकर एलिजाबेथ अकेली वापस अपने कैंप जाती है, जहां उसका सामना एक साइको से होता है। ये बंदा इनकी गाड़ी में बस खाना चुराने आया था, बट छोटी एलिजाबेथ को देखकर इसके विचार बदल जाते हैं और ये इसका रेप करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहां पर पीटर आ जाता है और हाथापाई में उस आदमी के हाथों मारा जाता है। फिर एलिजाबेथ एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस आदमी का सर कुचल देती है और गुफाओं में जाकर नोआ से मिलती है। 1987 कैथरीना उल्रिक को साइक वार्ड से भगाने का प्लान बनाती है। तो कैथरीना का प्लान यह है कि वो अपनी मम्मी का पीछा करके उससे एक्सेस कार्ड चुरा लेगी और इसकी मदद से उल्रिक को यहाँ से इजीली भगाकर ले जाएगी। काफी सिंपल प्लान है। अब क्या ही प्रॉब्लम आएंगे इसमें। छोटी शार्लेट टैनहाउस के पास जाकर उसे टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड डाउट्स पूछती है। टैनहाउस ये देखकर समझ जाता है कि शार्लेट अब मैच्योर्ड हो गई है। समय आ गया है कि मैं इसे उसके पेरेंट्स के बारे में सच्चाई बता ही दूं। टैनहाउस शार्लेट को एक फैमिली का फोटो दिखाकर बोलता है कि ये मेरे बेटे की फैमिली है जो एक रात कार एक्सीडेंट में मारे गए। बेटे और बहू की लाश तो मिल गई, बट मेरी पोती की लाश का कोई पता नहीं था। उसी रात 2 औरतें मुझसे मिलने आए और तुम्हें मेरी गोद में थमाकर चले गए। एक ही रात में टैनहाउस का सब कुछ छिन गया, बट शार्लेट के रूप में उसे जीने की वजह भी मिल गई। तो टैनहाउस को यह नहीं पता कि शार्लेट के माँ बाप कौन हैं, बट हमें यह पता चल गया कि ये इसे कब और कैसे मिली। शार्लेट फिर परेशान होकर बस स्टॉप पर बैठ जाती है कि तभी इसकी मुलाकात टीनेज पीटर से होती है, जो विंडन में पहली बार अपने पापा हेल्गा को मिलने आया है। पीटर को अभी तक ये नहीं पता था कि विंडन में इसका कोई पापा भी है। इसे भी ये न्यूज हाल ही में उसकी माँ ने मरने से पहले दी है। कुछ भी बोलो यार, डार्क के कास्टिंग डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। क्या एक्यूरेट कास्टिंग की है यार। कैथरीना प्लान के मुताबिक अपनी माँ का पीछा करते हुए जंगल जाती है और मौका देखकर इसे चाकू दिखाकर इससे एक्सेस कार्ड मांगती है। फिर इन दोनों के बीच हाथापाई के दौरान कैथरीना इसे मम्मी कहकर पुकारती है। हेलिन को पहले से कैथरीना को देखकर अजीब वाले फीलिंग्स आ रहे थे, बट अब इसे लगने लगा है कि कैथरीना एक डेविल है। फिर कैथरीना के सर से भूत उतारने के लिए हेलिन पत्थर से इसका सर फोड़ देती है और इसकी लाश को घसीटते हुए ले जाकर तालाब में डुबा देती है। इसी हाथापाई में कैथरीना ने हेलिन का वो सेंट क्रिस्टोफर वाला नेकलेस भी तोड़ दिया था, जो यहीं तालाब के किनारे गिर जाता है। ओके, तो ईगोन ने ये नेकलेस हैना को दिया था, हैना ने ये नेकलेस हेलिन को दे दिया। कैथरीना से हाथापाई के दौरान नेकलेस टूटकर तालाब के पास गिर गया, जो 2019 में मार्था और जोनस को मिला। इतना कौन सोचता है यार, हद है। हेलिन ने अडल्ट कैथरीना को तो मार दिया, बट इतना ही नहीं, घर जाकर वो छोटी कैथरीना को भी कूट देती है। मदर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दे देना चाहिए इसको। 2053 एडम शार्लेट को अपने साइड शामिल होने का ऑफर देता है और इससे वादा करता है कि ईवा कभी नहीं जीत सकती। इनके पास अभी भी लूप को ब्रेक करने के जरिए हैं। फिर शार्लेट, एलिजाबेथ और फ्रांसिस्का एक दूसरे को गले लगाते हैं और शार्लेट एंड एलिजाबेथ रेडियो एक्टिव सूट्स पहनकर ब्लैक मैटर के अंदर जाते हैं। भाई एडम, कहाँ भेज रहे हो इन सबको। 2019 अल्टरनेट वर्ल्ड। अल्ट मार्था कैथरीना को फाइनल हक करके जोनस के साथ प्लांट की तरफ जाती है। जोनस के वर्ल्ड में अपोकलिप्स का मेन ट्रिगर पॉइंट था वो रेडियो एक्टिव बैरल्स, जो जोनस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज के दिन प्लांट में शिफ्ट होंगे। ये दोनों चोरी छुपे प्लांट जाकर आने वाली अपोकलिप्स को रोकना चाहते हैं। टूटे हुए फेंसेस से प्लांट के अंदर घुसते वक्त अल्ट मार्था के चेहरे पर खरोच आती है। ये देखकर जोनस भाई समझ जाते हैं कि वो अब भी अपना लूप फॉलो कर रहे हैं। मतलब ईवा ने उससे झूठ कहा था और फंसाकर फिर से अपने लूप को फॉलो करने भेज दिया। जोनस फिर गुस्से में वहां से निकलकर ईवा से मिलने जाता है। अरे भाई, अंदर जाकर अपोकलिप्स को रोक यार। व्हाट इफ तेरा ये गुस्से में आकर ईवा को मिलने वाला डिसीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लूप। एनीवेज, जोनस अल्ट मार्था को भी अपने साथ लेकर ईवा की लोकेशन पर जाता है और उसे बोलता है कि आगे चलकर तेरा ये फ्यूचर होने वाला है। फिर वहां पर ईवा आ जाती है। जोनस गुस्से में से बोलता है कि बहुत हो गया तेरा 2 दुनिया को बचाने वाला झूठा प्लान, मुझे अब वापस मेरी दुनिया में जाना है। जिसके जवाब में ईवा इसे बताती है कि तुम कहीं नहीं जा रहे भाई, तुम्हारा सफर तो इधर ही खत्म होता है। फिर वहां पर बचे हुए 2 मार्था भी आ जाते हैं, एक स्ट्रेंजर यानी अडल्ट मार्था और एक वो मार्था जो जोनस को इस दुनिया में लेकर आई थी। पता नहीं इसके चेहरे पर ये दूसरा वाला घाव कब पड़ गया।
फिर ये दूसरी अल्ट मार्था बंदूक निकालकर जोनस को गोली मार देती है और जोनस अपने फैमिली ट्री के ऊपर गिरकर अपनी आखिरी सांसें लेता है। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अरे भाई ये क्या हो गया, लास्ट एपिसोड को थोड़ा प्रिडिक्टेबल क्या बोल दिया, मतलब इतना बड़ा शॉक दोगे क्या आप? एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन। और ये है डार्क सीजन 3 एपिसोड 6 का रिकैप। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है 1888 से। स्ट्रेंजर जोनस को एपोकलिप्स के दिन वाला सपना आता है। इसके सपने में हम देखते हैं कि मार्था के मरने के बाद जोनस भागकर अपने बेसमेंट में चला गया था। तो इस वाले वर्जन में अल्ट मार्था जोनस से मिलने नहीं आई थी, एक इंडिकेशन कि क्यों स्ट्रेंजर जोनस को अल्ट मार्था के बारे में कुछ याद नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेंजर जोनस नींद से जागकर मार्था का लिखा वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा है कि इसे हार नहीं माननी चाहिए। जोनस आगे चल के मार्था को जरूर बचा लेगा, एक तरीके का मोरल सपोर्ट, ताकि स्ट्रेंजर जोनस अपने लूप में बंधा रहे। स्ट्रेंजर जोनस फिर उस लेटर को जलाकर अपने टेबल पर रख देता है। 2020 क्लाउडिया पावर प्लांट के नक्शे की मदद से अंदर जाकर गॉड पार्टिकल को ढूंढ लेती है, बट इससे पहले कि क्लाउडिया इसे हाथ लगाए कोई पीछे से इसे आवाज देकर रोक लेता है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि टीनेज जोनस की होती है। जोनस इसे बताता है कि एपोकलिप्स के बाद गुफाओं में मौजूद वो टाइम ट्रेवलिंग वाला पैसेज बर्बाद हो गया है। जोनस का प्लान इस गॉड पार्टिकल को स्टेबल करके उसके थ्रू टाइम में पीछे जाकर सबको बचाने का है। क्लाउडिया जोनस को बोलती है कि उसके पास वो टाइम मशीन तो है बट अब वो किसी काम की नहीं है। यहाँ क्लाउडिया इससे ये भी वादा करती है कि वो सबको बचाने में जोनस की मदद कर सकती है, बट जोनस अब इस पर भरोसा करने से थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि क्लाउडिया के फ्यूचर वर्जन यानी बूढ़ी क्लाउडिया को एपोकलिप्स के बारे में सब कुछ पता था। मतलब वो ये भी जानती थी कि इसमें मार्था मारी जाएगी, बट उसने ये बात जोनस से छुपा के रखी। जोनस को लगता है कि बाकी सब की तरह ही क्लाउडिया भी इसे बस अपने मकसद के लिए यूज करना चाहती है, बट क्या कर सकते हैं, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ओके, नाउ बिगेस्ट बर्निंग क्वेश्चन, जोनस जिंदा कैसे है? अगर मार्था के मरने के बाद जोनस टाइम ट्रेवल करके अल्टरनेट वर्ल्ड में गया और वहां अल्ट मार्था के हाथों मारा गया, तो ये क्लाउडिया के साथ बात करने वाला जोनस कौन सा है? वेल, ये वो जोनस है जो कभी अल्ट वर्ल्ड में नहीं गया और ना ही कभी अल्ट मार्था से मिला था। वो जोनस जो मार्था के मरने के बाद अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुपा था, वही जोनस जो आगे चल के स्ट्रेंजर जोनस बना। समझेगा, डोंट वरी, आगे सब समझ आएगा। 2052 अल्टरनेट वर्ल्ड। स्ट्रेंजर मार्था फ्यूचर वाली अल्ट मार्था को बताती है कि उसने जोनस को मारकर बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। फिर ईवा वहां पर आकर अल्ट मार्था से वो लेटर लिखवाती है जो आगे चलकर नोआ स्ट्रेंजर जोनस को देगा ताकि वो उसके लूप पर बंधा रहे। तो ये लेटर जोनस की मार्था ने नहीं बल्कि अल्ट मार्था ने लिखा था। ओके, लेटर का ओरिजिन तो पता चल गया, अब जोनस के जिंदा होने वाली पहेली भी सॉल्व कर लेते हैं। ईवा अल्ट मार्था के सामने इन्फिनिटी लूप का सिंबल ड्रॉ करके बोलती है कि ये टाइम लूप है। इस लूप के बीच में एक स्विच पॉइंट आता है जहां टाइम में दो अल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट होते हैं, दो पैरेलल रियलिटीज। इनके टाइम लूप में वो स्विच पॉइंट मार्था की डेथ है। इसी मोमेंट से टाइम में दो अल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट होते हैं। एक रियलिटी जिसमें मार्था के मरने के बाद अल्ट मार्था जाकर जोनस से मिली और उसे अपने साथ अल्टरनेट वर्ल्ड में ले गई जहां आगे चलकर जोनस मारा गया। दूसरी रियलिटी जिसमें मार्था के मरने के बाद अल्ट मार्था जोनस से नहीं मिली और जोनस आगे चल के बड़ा हुआ और स्ट्रेंजर जोनस और उसके बाद एडम बना। दो अलग अलग ओवरलैपिंग रियलिटीज, एक में जोनस मरता है और एक में एडम बनता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये दो रियलिटीज अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही लूप का पार्ट हैं। इसीलिए जोनस मर भी गया और जिंदा भी है और इसीलिए स्ट्रेंजर जोनस को अल्ट मार्था के बारे में कुछ याद नहीं है क्योंकि वो टोटली डिफरेंट रियलिटी से बिलोंग करता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट, सिंपल भाषा में एक ऑब्जेक्ट पर होने वाले एक्शंस का इफेक्ट उसके साथ कनेक्टेड दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी होता है। इस केस में ये दो ऑब्जेक्ट्स दो अलग अलग रियलिटीज हैं, मतलब ये दोनों रियलिटीज भी सेम टाइम लूप का पार्ट हैं। दोनों दुनिया में होने वाले दूसरी घटनाओं की तरह ही इस इवेंट का रिपीट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, which means this is also part of the loop. Everything is connected. I hope इधर आपके जोनस की मौत को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ईवा अपनी टीम को बताती है कि एडम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो ओरिजिन का जन्म होने से नहीं रोक सकता। इसके अल्टरनेट वर्ल्ड वाली टीम में शामिल हैं दो मार्था, दो नोआ, क्लाउडिया, ईगॉन और अडल्ट बार्तोश। फाइनली कंफर्म हो गया कि ये बंदा बार्तोश है। I mean,
अगर इतनी एक्यूरेट कास्टिंग करोगे तो फैंस तो भांप लेंगे ही ना। ईवा फिर अपनी टाइम मशीन चालू करके सबको उनके डिसाइडेड पाथ्स पर भेज देती है। 2019 अल्टरनेट वर्ल्ड। अल्टरनेट रियलिटी वाले जोनस के मरने के बाद येलो जैकेट वाली अल्ट मार्था वापस अपने घर जाकर मैग्नस को आने वाले अपोकलिप्स के बारे में बताती है, बट मैग्नस को लगता है कि मार्था शायद पगला गई है। अलेक्जेंडर फिर बार्तोश को अपनी सच्ची आइडेंटिटी बताता है कि वो अलेक्जेंडर टीडमैन नहीं बल्कि बोरिस नीवॉल्ड है, जो एक हादसे के बाद अपना नाम बदलकर विंडन में आया था। अलेक्जेंडर बार्तोश से वादा करता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मर्डर नहीं। फिर अलेक्जेंडर उन रेडियो एक्टिव बैरल्स को ठिकाने लगाने प्लान चला जाता है। शार्लेट उल्रिक के घर जाकर उसे उन कॉइन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाती है, एक कॉइन जो उसे बंकर में मिला था और दूसरा जो हेल्गा के पास था। रिपोर्ट के हिसाब से दोनों कॉइन्स एक ही हैं, मानो जैसे उस कॉइन ने टाइम ट्रैवल किया हो। ये सुनते ही उल्रिक को फाइनली क्लिक होता है कि जो लाश उन्हें बंकर से मिली है वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई मैड्स है। फिर बिल्कुल जोनस के वर्ल्ड वाले उल्रिक की तरह ही ये अल्ट उल्रिक भी हेल्गा का पीछा करते हुए उन गुफाओं के अंदर जाता है। बस इवेंट्स अलग है बट बाकी सीन एकदम सेम है। अल्ट मार्था हेयर कट करवाकर अपना ब्लैक जैकेट वाला रूप ले लेती है, मतलब ये भी अब अपने टाइम लूप पर निकल पड़ी है। अल्ट मार्था फिर कैथरीना को गुड बाय बोलकर बार्तोस से मिलने जाती है, ये सोचकर कि शायद वो इसकी मदद से अलेक्जेंडर को रेडियो एक्टिव बैरल्स ओपन करने से रोक ले, जिसकी वजह से अपोकलिप्स आएगी। बार्तोस अलेक्जेंडर को कॉल करने की कोशिश करता है बट वो फोन नहीं उठाता। फिर ये दोनों साइकिल पर डबल सीट बैठकर दुनिया को बचाने निकलते हैं। इधर दुनिया खत्म होने वाली है और ये भाई साहब को एज रिस्ट्रिक्शन के रूल फॉलो करने हैं। अरे भाई गाड़ी ले लेता, बाद में जाकर चालान कटा लेते हैं। अल्ट मैग्नस और फ्रांसिस्का तालाब के किनारे बैठकर अल्ट मार्था की अपोकलिप्स वाली स्टोरी को डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ जोनस के वर्ल्ड वाले ओल्ड मैग्नस एंड फ्रांसिस्का बार्तोश और मार्था का रास्ता रोकते हैं। ये दोनों अल्ट मार्था को समझाते हैं कि हम एडम के साथ मिलकर सब कुछ बदल सकते हैं, बट उसके लिए मार्था को इनके साथ जाना पड़ेगा और इनके कहने के मुताबिक अल्टरनेट रियलिटी में जाकर वहां से जोनस को इसके अल्टरनेट वर्ल्ड में लाना पड़ेगा। मतलब ये लोग सिंपली अल्ट मार्था को उसका लूप फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। अल्ट मार्था फिर बार्तोश को वहीं छोड़कर इनके साथ एडम से मिलने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ईवा ने आखिर अपने ग्रुप मेंबर्स को कहां और कब भेजा। स्ट्रेंजर मार्था उस लेटर को लेकर 1888 में जाती है और स्ट्रेंजर जोनस के जले हुए लेटर के पास रख देती है। नोआ एलिजाबेथ को लेकर बंकर में जाता है। क्लाउडिया 2020 में जाकर जोनस की वर्ल्ड वाली क्लाउडिया से मिलती है। ये वही सीन है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अडल्ट बार्तोश 2019 में जाकर टीनेज बार्तोश से मिलता है, तो ईगोन जाकर हैना से मिलता है, जो देखकर लगता है कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। इसी दौरान हमारा डेडली ट्रायो भी अपने अलग मिशन पर निकला होता है। बर्न से जब्त किए हुए उन मास्टर कीज की मदद से ये लोग दोनों वर्ल्ड्स के पावर प्लांट में घुस जाते हैं। अडल्ट आदमी जाता है जोनस के वर्ल्ड में और बूढ़ा एंड बच्चा जाते हैं अल्टरनेट वर्ल्ड में। ये फिर प्लांट के अंदर घुसकर उसके कुछ सेटिंग्स चेंज करते हैं। देखकर लगता है कि ये सारे मिलकर किसी एक्सीडेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज कंफर्म हो जाती है, दोनों वर्ल्ड्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस, जिसकी हिंट हमें एपिसोड 1 से मिल रही है। मतलब ये अल्टरनेट वर्ल्ड जोनस के वर्ल्ड का मिरर इमेज है। इसका सबसे बड़ा हिंट था एपिसोड 1 में, जब अल्ट मार्था जोनस से पहली बार मिली थी। जोनस की दुनिया में उसके चेहरे का घाव राइट साइड पर था, बट जैसे ही ये लोग अल्टरनेट वर्ल्ड में जाते हैं, अल्ट मार्था का घाव शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड पर चला जाता है। ये कोई कंटिन्यूटी एरर नहीं है बल्कि क्लेवर डायरेक्शन है और यहाँ के डेट्स भी रिवर्स में हैं। सो या मिरर वर्ल्ड। ये रहे कुछ और प्रूफ्स। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने ये चीज पहले ही भांप ली होगी, क्योंकि अल्टरनेट वर्ल्ड में सबके चेहरे थोड़े अजीब से दिखते हैं। जोनस, मार्था और बार्तोश के चेहरे एकदम सिमेट्रिक हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम आता है एसिमेट्रिक चेहरों में। फॉर एग्जाम्पल शार्लेट, देख के ही आपके अनकॉन्शियस माइंड में साइरन्स बजने लगते हैं कि वेट, कुछ तो गड़बड़ है इसके चेहरे में। अब ठीक है ना। एनीवेज 2053 एडम सिल्जा की मदद से अल्ट मार्था को कैद कर देता है। अल्ट मार्था समझ जाती है कि एडम ने उसे बस अपने मतलब के लिए यूज किया, उसे कोई दुनिया वगैरह को बचाने का कुछ नहीं पड़ा। और इसका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि एडम को लगता है कि बेटर यही है कि दोनों वर्ल्ड में एपोकलिप्स आकर सब कुछ खत्म हो जाए। थोड़ा ज्यादा ही डार्क हो गया ये बुढ़ाऊ। फिर थोड़ी देर बाद सिल्जा अल्ट मार्था के कपड़े चेंज करवाकर उसे एडम से मिलवाने ले जाती है। आउटफिट देखकर लग रहा है शायद एडम इसकी बलि चढ़ाने वाला है। तो एडम का प्लान होता है कि दोनों वर्ल्ड के एपोकलिप्स की एनर्जी को यूज करके अल्ट मार्था और उसके होने वाले बेटे को मार देना, ताकि इसका निशान दोनों दुनियाओं से खत्म हो जाए। एडम फिर अल्ट मार्था को ले जाकर डार्क मैटर के नीचे बांध देता है और अपनी मशीन को चालू करता है। 2019 अल्टरनेट वर्ल्ड।
अलेक्जेंडर शार्लेट को प्लांट में बुलाकर उन रेडियो एक्टिव बैरल्स को ओपन करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने जोनस की दुनिया में किया था। और इसी के साथ अल्टरनेट वर्ल्ड में अपोकलिप्स की शुरुआत होती है। बैक टू 2053, एडम अपने मशीन की मदद से दोनों वर्ल्ड की अपोकलिप्स की एनर्जी पॉइंट करके अल्ट मार्था के ऊपर डाल देता है और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन। और ये है डार्क सीजन 3 एपिसोड 7 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 7 वैसे तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसकी एडिटिंग में टाइम जंप्स डाल के मुझे लगा इसे अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। इस एपिसोड में हम बेसिकली सारे कैरेक्टर्स का प्रोग्रेस देखते हैं। ये इन्फिनिटली रिपीटिंग टाइम साइकिल कब और कैसे शुरू हुई और कब खत्म होकर फिर से रीस्टार्ट हो गई। ये एपिसोड स्टोरी साइकिल के साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स के साइकिल्स यानी उनके लूप्स को भी कवर करता है। मैं इसे एकदम और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा ताकि आप अपने सोचने की सारी ताकत फिनाले के लिए बचा के रखें। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है मिडिल एज H.G. टैनहाउस से, जो देखकर लग रहा है कि मल्टीपल अल्टरनेट रियलिटीज पर लेक्चर दे रहा है। टैनहाउस श्रोडिंगर्स कैट वाले एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें मल्टीपल ओवरलैपिंग रियलिटीज के बारे में समझाता है कि कैसे सेम लूप में जोनस जिंदा भी है और मर भी गया। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से जोनस के 2 अलग अलग रियलिटीज हैं, उसी तरह अल्ट मार्था के भी 2 अलग अलग रियलिटीज हैं। एक रियलिटी में मार्था जोनस को अपने साथ ले गई, तो दूसरी रियलिटी में इससे पहले कि मार्था जोनस के घर के अंदर जाए, बार्तोश आकर उसे वहां से लेकर जाता है। मतलब ईवा ने उस टाइम लूप में मौजूद स्विच पॉइंट की मदद से जोनस और मार्था दोनों के 2 अलग अलग ओवरलैपिंग वर्जन्स बनाए। इस बात को भी याद रखना क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे 2 जोनस वैसे ही 2 अल्ट मार्था। बार्तोश फिर इस अल्ट मार्था के अल्टरनेटिव रियलिटी वाले वर्जन को लेकर ईवा के पास जाता है। यहाँ ईवा चाकू से इसके चेहरे पर घाव करके उसे आइकॉनिक निशान देती है, एक यादगार कि उसे अपने टाइम लूप को फॉलो करते रहना चाहिए। तो लास्ट एपिसोड में मैं सोच रहा था कि जिस मार्था ने जोनस को गोली मारी थी उसके चेहरे पे वो दूसरा घाव कब आया। जिस मार्था ने जोनस को मारा था वो ये अल्टरनेट रियलिटी वाली अल्ट मार्था है। फिर ये अल्टरनेटिव रियलिटी वाली मार्था ईवा के कहने के मुताबिक जाकर जोनस को मार देती है और फिर इनका इन्फिनिट टाइम लूप कंटिन्यू होता है। 2021, यस, इस वाले एपिसोड में सारे टाइमलाइंस ऑड हैं, इन बिटवीन द टाइम। जोनस और क्लाउडिया गॉड पार्टिकल को स्टेबल करने में लगे हैं, बट फिर जोनस हार मानकर अपने घर जाता है और अपने पापा की ही तरह सुसाइड करने की नाकाम कोशिश करता है। फिर यहाँ पर छोटा नोआ आकर इसे समझाता है कि जोनस चाहे कुछ भी कर ले वो अपनी जान नहीं ले सकता क्योंकि इसका फ्यूचर वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, टाइम उसे बार बार मरने से बचाता रहेगा। फिर जोनस और नोआ मिलकर क्लाउडिया के पास जाते हैं और 2040 तक उसी गॉड पार्टिकल को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि जोनस, नोआ और क्लाउडिया बड़े कब हुए, तो उसका आंसर ये है, यहाँ फ्यूचर में उस गॉड पार्टिकल को स्टेबल करते करते नोआ और एलिजाबेथ अभी तक एक दूसरे के साथ हैं और उन्हें शार्लेट नाम की एक बेटी होती है। एक रात अडल्ट शार्लेट और फ्यूचर वाली एलिजाबेथ, जिन्हें एडम ने 2053 से भेजा है, नोआ के घर जाकर छोटी शार्लेट को किडनैप कर लेते हैं। मतलब एलिजाबेथ की बेटी को एलिजाबेथ ने ही किडनैप कर लिया। ये दोनों फिर छोटी शार्लेट को लेकर H.G. टैनहाउस के पास जाएंगे, जहां वो बड़ी होकर पुलिस चीफ बनेगी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग मस्ट रिपीट इटसेल्फ। नोआ अपनी बेटी के गायब होने पर गुस्से में पगला जाता है। उसे लगता है कि इसके पीछे जोनस या क्लाउडिया का हाथ है। नोआ एलिजाबेथ से वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर उनकी बेटी का पता लगाएगा और उसे वापस घर लेकर आएगा। नोआ फिर वो ट्राइकेट्रा वाली बुक उठाकर वहां से चला जाता है, इंडिकेटिंग कि सीजन 1 वाले नोआ का जन्म कैसे हुआ। ये भाई को तो बस अपनी बेटी चाहिए थी यार। बहुत लोग पूछ रहे थे कि उन्हें ट्राइकेट्रा वाली बुक का ओरिजिन नहीं समझा। इसका ओरिजिन अल्टरनेट वर्ल्ड में हुआ था। ये डायरी ओरिजिनली जोनस और मार्था के बेटे यानी उस अननोन बंदे ने लिखी थी। फिर ये डायरी अल्ट क्लाउडिया ने क्लाउडिया को दे दी और बाद में इसे नोआ ने ले लिया। बट ये डायरी नोआ को देने से पहले क्लाउडिया ने उसके कुछ पेजेस फाड़ दिए थे, वही मिसिंग पेजेस जिनकी तलाश पिछले सीजन्स में नोआ कर रहा था। ओके, अब बात करते हैं क्लाउडिया की। सारा गेम प्लान तो इसी का होता है। इसी ने जानबूझकर उस गॉड पार्टिकल वाली टाइम मशीन को डिले किया ताकि जोनस और नोआ उनके टाइम लूप में रहकर फ्यूचर में इसके साथ बड़े हों। क्लाउडिया ऐसा कर रही है क्योंकि उसे अपनी बेटी रेजिना को बचाना है। सबका अपना पर्सनल मोटिव है और यही पर्सनल मोटिव और पर्सनल लॉस आगे चल के डार्क की स्टोरी का मेन प्लॉट पॉइंट बनेंगे। क्लाउडिया बीच बीच में गायब होकर चुपके से अल्ट क्लाउडिया से मिलती है, उससे प्लान्स के अपडेट लेने।
बट धीरे धीरे क्लाउडिया का ईवा से भरोसा उठने लगता है। एक रात अल्ट क्लाउडिया से मीटिंग के दौरान रियल क्लाउडिया उसे मार देती है। मतलब क्लाउडिया अब यहाँ रहकर जोनस पर भी नजर रख सकती है और अल्टरनेट वर्ल्ड में जाकर ईवा पर भी नजर रख सकती है, क्योंकि ईवा को लगेगा ये तो अपनी अल्ट क्लाउडिया है, उसे नहीं पता कि उनकी क्लाउडिया मर चुकी है। और यहाँ से शुरुआत होती है क्लाउडिया के मास्टर प्लान की, जिसके बारे में ना तो एडम कुछ जानता है और ना ही ईवा। क्लाउडिया फिर अल्ट क्लाउडिया की टाइम मशीन यूज करके ईवा से मिलती है। ईवा इसे ओरिजिनल सूटकेस वाली टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट्स थमाकर बोलती है कि ये जाकर टैनोस को देना, एवरीथिंग हैज टू हैपन अगेन। तो उस ओरिजिनल टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट्स भी अल्टरनेट वर्ल्ड से ही आए हैं। इंटरेस्टिंग। गॉड पार्टिकल फाइनली स्टेबलाइज होता है, बट क्लाउडिया अडल्ट जोनस को बोलती है कि अब भी उसे अपने टाइम लूप को फॉलो करना पड़ेगा। फिर अडल्ट जोनस अपनी सूटकेस वाली टाइम मशीन उठाकर 2019 में जाता है, वही सीजन 1 वाला सीन। ये अब जाकर यंग जोनस को उसका रास्ता दिखाएगा और टैनहाउस से मिलकर अपनी टाइम मशीन फिक्स करवाएगा। तो ये हो गया अडल्ट यानी स्ट्रेंजर जोनस का लूप कंप्लीट। 1890 अडल्ट जोनस लगातार टाइम मशीन को बनाने में लगा है। बार्थोस समझ जाता है कि ये लोग अब कहीं नहीं जाने वाले, आने वाले सालों में ये भी जोनस के साथ यहीं अटके रहेंगे। फिर बार्थोस की मुलाकात सिल्जा से होती है, जिसे एडम ने 2053 से यहाँ भेजा था। आगे चलकर बार्थोस और सिल्जा एक साथ आते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। उन बच्चों के नाम है हानो और एग्नेस। फाइनली इनका ओरिजिन भी पता चल गया। एग्नेस को जन्म देते दौरान सिल्जा की डेथ होती है और बार्थोस कांस्टेंट डिप्रेशन में चला जाता है। आगे चल के इसी का बेटा हानो यानी नोआ एडम के कहने पर इसे मार देगा और ये हो गया बार्थोस के लूप का दुखद अंत। अडल्ट जोनस अब धीरे धीरे एडम में बदलने लगा है। सालों की टाइम ट्रैवलिंग और लगातार रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के बीच रहने की वजह से रेडिएशन से इसकी स्किन झुलस जाती है। फिर हैना अपनी बेटी को लेकर जोनस से मिलने आती है। हैना और ईगोन की इस बेटी का नाम है, यू गेस्ड इट, सिल्जा। हैना को यहाँ ईवा ने भेजा है। जोनस समझ जाता है कि हैना और सिल्जा दोनों गलत टाइम और गलत जगह पर हैं। फिर अपने प्लान को बरकरार रखने जोनस हैना को मार देता है और छोटी सिल्जा को अपने साथ लेकर चला जाता है। और इसी के साथ हैना और सिल्जा का लूप भी कंप्लीट हो गया। नोवा टाइम ट्रेवल करके 1920 में जाता है और अपने छोटे वर्जन से मिलकर लूप कंटिन्यू करता है। फिर नोवा एडम से मिलकर शार्लेट के बारे में पूछता है। यहाँ एडम इसे पट्टी पढ़ाता है कि शार्लेट के गुमशुदा होने के पीछे क्लाउडिया का हाथ है। अगर शार्लेट चाहिए तो इसे क्लाउडिया को ढूंढकर नोटबुक के वो मिसिंग पेजेस ढूंढने पड़ेंगे। नोवा फिर एडम के सिगमुंडस ग्रुप को ज्वाइन करता है। हेल्गे के साथ मिलकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और मिसिंग पेजेस मिलने के बाद एग्नेस के हाथों मारा जाता है। और यहाँ नोवा का लूप भी कंप्लीट हो गया। लग रहा है यहाँ पर किसी का हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाला। ओके, नाउ बैक टू 2053। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एडम ने अल्ट मार्था और उसके बच्चे को मारकर दोनों दुनिया से ओरिजिन का खात्मा कर दिया। बट एडम नहीं जानता था कि जिस मार्था को इसने मारा है वो अल्टरनेट रियलिटी वाली मार्था है। दूसरी मार्था और उसका बच्चा अभी भी अल्टरनेट वर्ल्ड में ईवा के साथ सुरक्षित हैं। अपने फाइनल फेट एक्सपेरिमेंट को देखकर एडम हैरान होता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक लोग इसका काट रहे हैं। फिर वहां पर बूढ़ी क्लाउडिया आकर इसे बताती है कि वो जानती है कि असली ओरिजिन कहाँ है। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। इसी एपिसोड में हमने एक और नई चीज देखी थी। एच.जी. टैनहाउस अपने बेटे और उसकी फैमिली को वापस लाने के लिए बंकर में अपनी पर्सनल टाइम मशीन बना रहा होता है। पर इसके बारे में हम डिटेल में लास्ट एपिसोड वाले रिकैप में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one. और ये है डार्क सीजन 3 एपिसोड 8 का रिकैप, द सीजन फिनाले। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हुई थी, मतलब माइकल के सुसाइड वाले सीन से। द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग, इस लाइन को फोरशैडो करने के लिए। ओके, बैक टू द फ्यूचर। एडम अपने सामने बूढ़ी क्लाउडिया को देखकर हैरान है। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो इसे नोआ के हाथों मरवा दिया था और क्लाउडिया का यहाँ आना लूप का हिस्सा भी नहीं है, तो ये जिंदा कैसे है और मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं? क्लाउडिया फिर से समझाती है कि कैसे उसने एडम और ईवा के नाक के नीचे अपना मास्टर प्लान बनाया, जिसके बारे में इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है। क्लाउडिया इसे बताती है कि अपनी सालों की रिसर्च के बाद इसने फाइनली ओरिजिन वर्ल्ड का पता लगा लिया है। ये ओरिजिन कोई ह्यूमन या ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड है।
थर्ड रियलिटी, द ओरिजिन वर्ल्ड, जहां से इस सब की शुरुआत हुई। क्लाउडिया का मानना है कि एडम और ईवा की दुनिया उस ओरिजिन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। पहले से लगता था कि ये लूप बस 2 ही वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है, बट बाद में ये समझ गई कि ये इन्फिनिटी लूप नहीं बल्कि एक ट्राइकेट्रा है। फाइनली ये सवाल मेरे दिमाग में सीजन 3 के शुरुआत से खटक रहा था कि जब 3 नंबर इस शो के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो यहाँ वर्ल्ड 2 क्यों हैं? ट्राइकेट्रा, 3 साइकिल्स, 3 सीजन्स, 33 ईयर्स, तो वर्ल्ड भी तो 3 होने चाहिए ना। इसका हिंट हमें पिछले एपिसोड की शुरुआत में भी मिला था। जब टैनहाउस अल्टरनेट रियलिटी पर लेक्चर दे रहा था तब शुरू में स्क्रीन पर 3 बॉक्सेस आए थे, 3 इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड्स। क्लाउडिया का मानना है कि इस सब की शुरुआत ओरिजिन वर्ल्ड से हुई थी, जहां टैनहाउस ने अपने बेटे और उसकी फैमिली को बचाने के चक्कर में टाइम मशीन बनाई, बट उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उल्टे रिएक्शन से 2 अलग अलग वर्ल्ड्स क्रिएट हुए, एक एडम का वर्ल्ड और एक ईवा का वर्ल्ड। क्लाउडिया ये भी समझ जाते हैं कि वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इन दोनों वर्ल्ड्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकती। यहाँ हमेशा वही होता रहेगा जो पहले से होता आया है। अगर कुछ चेंज करना है तो इन्हें वो चेंज ओरिजिन वर्ल्ड में जाके करना पड़ेगा। एडम और ईवा के पर्सनल मोटिव्स ने इन दोनों दुनियाओं को कभी ना खत्म होने वाले सफरिंग के लूप में बांध दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ किसी का हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाला। ये सारे अपनी अजीब और दर्द भरी जिंदगी कॉन्स्टेंटली जीते रहेंगे। क्लाउडिया फिर एडम को टाइम लूप में मौजूद उस स्विच पॉइंट के बारे में बताती है, जिसके बारे में एडम को तो कुछ पता नहीं, बट ईवा इसकी मदद से चीटिंग कर रही है। एपोकलिप्स के दौरान फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए टाइम रुक सा जाता है और इनकी साइकिल में एक लूप होल क्रिएट होता है। मतलब वो स्विच पॉइंट जिसके इस्तेमाल से ईवा ने जोनस और अल्ट मार्था के 2 वर्जन्स बनाए। एडम चाहे कितनी ही बार अल्ट मार्था और उसके बच्चे को मार दे, ईवा हमेशा उस लूप होल की मदद से अपने बच्चे को बचाती रहेगी। तो क्लाउडिया ने इस लूप होल की मदद से अपना भी एक अल्टरनेट रियलिटी वर्जन बनाया। एक वर्जन को नोआ ने मार दिया और दूसरा वर्जन यहाँ एडम के सामने खड़ा है। तो इसीलिए क्लाउडिया जिंदा भी है और मर भी गई, बिल्कुल जोनस और अल्ट मार्था की तरह। वो सब तो ठीक है, बट क्लाउडिया को ये सब कैसे पता? ये ओरिजिन वर्ल्ड, स्विच पॉइंट इन द टाइम लूप, ये सब इसे किसने बताया? द आंसर इज क्लाउडिया ने ये सब खुद अपनी रिसर्च करके पता लगाया। पहले बात करते हैं उस लूप होल यानी स्विच पॉइंट के बारे में। एपोकलिप्स के बाद जब क्लाउडिया पुलिस स्टेशन में बैठकर अपने नोट्स रिकॉर्ड कर रही थी, तब हम इसके बैकग्राउंड में रेडियो न्यूज सुन सकते हैं कि साइंटिस्ट का मानना है कि विंडन में हुए उस हादसे के दौरान धरती फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुक गई थी। क्लाउडिया ने इस बात को ध्यान में रखा और भूलना मत कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की हेड हुआ करती थी। इसे ऑलरेडी डार्क मैटर, टाइम ट्रैवल और क्वांटम फिजिक्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। बस अपना नॉलेज यूज करके और अल्टरनेट क्लाउडिया बनकर ईवा पर नजर रखे इसने स्विच पॉइंट का पता लगा लिया। ओके, स्विच पॉइंट तो क्लियर हो गया, बट ओरिजिन वर्ल्ड, इसका तो कोई सबूत भी नहीं है इसके पास, और ना ही हमने पिछले 2 सीजन में कोई ऐसी चीज देखी है जो किसी थर्ड वर्ल्ड का हिंट दे। वेल, टेक्निकली एक ऐसी चीज या पर्सन है जो इस सारी इक्वेशन में कुछ फिट नहीं बैठ रहा। जितने भी इंपॉर्टेंट लोग इस अजीबोगरीब लूप का हिस्सा हैं, ऑलमोस्ट उन सारों ने टाइम में आगे या पीछे ट्रैवल किया है, एक्सेप्ट एच.जी. टैनहाउस। टैनहाउस एक अकेला ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसने अपनी जिंदगी इस लूप में लीनियरली गुजारी है, बिना किसी वियर्ड फैमिली कनेक्शन के साथ। देखा जाए तो इस सारी स्टोरी का सबसे बड़ा पार्ट तो टैनहाउस ही है। उसी ने वो टाइम मशीन बनाई थी और इसी के दादा परदादा ने सिगमुंडस ग्रुप की इनिशियली शुरुआत भी की थी। सारी टैनहाउस फैमिली पहले से टाइम ट्रैवलिंग को लेकर पागल है और एच.जी. टैनहाउस के पास टाइम ट्रैवलिंग का प्रूफ होने के बावजूद भी इसने अपनी सारी जिंदगी बस घड़ियां और दूसरों के लिए टाइम मशीन बनाने में निकाल दी। समथिंग इज नॉट राइट हियर। क्लाउडी को भी ये बात थोड़ी खटकती है, गड़बड़ टैनहाउस में है। क्लाउडिया इसके और शार्लेट वाले कनेक्शन के बारे में भी जानती है कि जिस रात टैनहाउस ने अपना सब कुछ खो दिया, उसी रात कोई शार्लेट को इसके पास छोड़ गया। टैनहाउस ने फिर अपनी सारी जिंदगी शार्लेट को बड़ा करने में लगा दी। याद है ना, मैंने कहा था कि डार्क का मेन प्लॉट पॉइंट है पर्सनल मोटिव एंड पर्सनल लॉस। एडम मार्था को खोने के बाद अपनी दुनिया की बैंड बजा देता है, तो ईवा अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी दुनिया की बैंड बजा देती है। ये दोनों ने अपने पर्सनल मोटिव के लिए इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हैं। क्लाउडिया भी ये सब अपनी बेटी रेजिना को बचाने के लिए कर रही है। उल्रिक, नोआ, कैथरीना, हैना, इन सब ने भी यही किया अपने पर्सनल मोटिव के लिए। यहाँ पर स्टेबल बस टैनहाउस है और इधर क्लाउडिया को क्लिक होता है कि व्हाट इफ एक ऐसी तीसरी दुनिया है जहां न जोनस है न मार्था और ना ही इनका अजीब सा फैमिली ट्री। एक ऐसी दुनिया
जहां टैनोस ने अपने बेटे और फैमिली को खो दिया, बट उस रात कोई शार्लेट को लेकर उसके पास नहीं गया। मतलब टैनोस के पास टाइम मशीन बनाने का नॉलेज भी है और पर्सनल मोटिव भी। और यहाँ ओरिजिन वर्ल्ड का डाउट भी क्लियर हो गया। यार असली हीरोइन तो ये है डार्क की। क्लाउडी एडम को बताती है कि अब तक जो हुआ वो सब लूप का हिस्सा था, बट अब ये जो हो रहा है, मतलब क्लाउडिया और एडम के बीच का ये कन्वर्सेशन, ये टाइम में फर्स्ट टाइम हो रहा है। और इधर फाइनली एडम को क्लाउडिया की बातों पर भरोसा होता है। एडम क्लाउडिया के कहने के मुताबिक उस स्विच पॉइंट को यूज करके जोनस से मिलता है। एडम यहाँ जोनस को अल्टरनेट वर्ल्ड और ओरिजिन वर्ल्ड का क्रैश कोर्स देता है और उसे बताता है कि अगर इन सारी चीजों को रोकना है और साइकिल को ब्रेक करना है तो उसे और अल्ट मार्था को ओरिजिन वर्ल्ड में जाकर टैन हाउस को टाइम मशीन बनाने से रोकना पड़ेगा। एडम फिर जोनस को वो एप्पल वाली टाइम मशीन देकर वहां से चला जाता है। जोनस फिर जाकर अल्ट मार्था से मिलता है और इसे सब कुछ सच सच बता देता है कि हम दोनों ही हैं वो ग्लिच इन द मैट्रिक्स जिसने सारे टाइम लूप की बजा कर रखी है। ये दोनों फिर गुफाओं के पासेज और टाइम मशीन को यूज करके ओरिजिन वर्ल्ड को ढूंढने निकलते हैं। एडम जाकर ईवा से मिलता है और उसे दिलासा देता है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओरिजिन वर्ल्ड, टैन हाउस और उसके बेटे मारिक के बीच बहस चली है। मारिक का मानना है कि टैन हाउस ने कभी अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया और ये हमेशा अपने किताबों और टाइम ट्रेवलिंग थ्योरीज में घुसे रहते थे। ये बोलकर मारिक गुस्से में अपना बोझा बिस्तर बांधकर फैमिली के साथ वहां से चला जाता है। देखकर लग रहा है कि ये वही रात है जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। ओह बाय द वे, ओरिजिन वर्ल्ड को दिखाने डार्क के क्रिएटर्स ने ये लेटर बॉक्स सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो का यूज किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेस्ट वर्ल्ड के क्रिएटर्स ने इसका इस्तेमाल सिमुलेशन वर्ल्ड को दिखाने के लिए किया था। फिर एक इमोशनल और ट्रिपी टाइम ट्रैवलिंग सीन के बाद जोनस और मार्था ओरिजिन वर्ल्ड में आते हैं और मारिक और उसकी फैमिली को ब्रिज क्रॉस करने से रोक लेते हैं। मारिक अपने घर वापस जाता है और साइकिल फाइनली ब्रेक होती है। ना मारिक ने कभी ब्रिज क्रॉस किया, ना इनका एक्सीडेंट हुआ और ना ही टैन हाउस ने कभी टाइम मशीन बनाई। धीरे धीरे जोनस और मार्था का वजूद मिटने लगता है और इसी के साथ इन दोनों के वर्ल्ड्स भी गायब होते हैं। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि रेजिना जिंदा है और कॉर्नवॉल के घर में रह रही है। वेल टेक्निकली ये ओरिजिन वर्ल्ड है, तो ये घर भी हमेशा से ओरिजिनली रेजिना का ही था। हैना, टॉर्बेन, कैथरीना, पीटर और बेनी रेजिना के घर बैठे डिनर कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और हैना इन सबको अपने अजीबोगरीब सपने के बारे में बताती है कि उसने दुनिया को खत्म होते देखा है और सरप्राइजिंगली इसके बाद उसे काफी रिलीफ फील हुआ। ये बेसिकली एडम और ईवा की कहानी है कि चलो फाइनली सब खत्म हो गया। डियर एडम एंड ईवा, वी गोइंग टू बी ओके, यू कैन रेस्ट नाउ। या सॉरी फॉर दैट। जो लोग टॉर्बन की आई इंजरी को लेकर परेशान हैं उनके लिए एक गुड न्यूज, नेटफ्लिक्स इसके ऊपर एक सेपरेट टीवी शो निकालने वाला है। जस्ट किडिंग, कट गया हम सबका। तो ओरिजिन वर्ल्ड में रेजिना क्लाउडिया और बर्न डॉपलर की बेटी है। ये बुड्ढे के इरादे तो मैं इस पैसे वाले सीन में ही समझ गया था। एनीवेज, हैना और टॉर्बन कपल है और यहाँ भी हैना प्रेग्नेंट है। देख के लग रहा है कि इस वाले वर्ल्ड में पीटर और बेनी ने फाइनली अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया है। बट कैथरीना सिंगल है क्योंकि इस दुनिया में उल्रिक का कभी जन्म नहीं हुआ। इनकी अपडेटेड फैमिली के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा दिमाग अब सैचुरेशन पर पहुंच चुका है। फिर हैना को येलो जैकेट देखकर डेजावू वाले फीलिंग्स आते हैं और वो डिसाइड करती है कि ये अपने होने वाले बच्चे का नाम जोनस रखेगी। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। वेट अ मिनट, एक आखिरी माइंड ब्लोइंग बात तो सुनकर जाओ। तो अगर अपने बेटे को बचाने के लिए टैन हाउस ने टाइम मशीन बनाई, बट वो मशीन फेल हो गई और इसने एक्सीडेंटली 2 अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट किए जो आपस में एक इन्फिनिट लूप से कनेक्ट हो गए। फिर उस लूप को तोड़ने के लिए उन दोनों वर्ल्ड से जोनस और मार्था यहाँ आए और टैन हाउस के बेटे को बचा लिया। मतलब टेक्निकली टैन हाउस के इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट ने उसके बेटे को बचा लिया। तो टैन हाउस की टाइम मशीन फेलियर थी या सक्सेसफुल थी? इज द कैट डेड और इज इट अलाइव? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।